51 गुस्सा और शॉपिंग। सनम जमीन पर पड़ी दर्द से करते हुए शनाया को ही देख रही थी। शनाया ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और कहा, तुम्हारी यही औकात है और अगर तुम अभी के भी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और आई मेक श्योर तुम्हारी लाश भी किसी को ना मिले। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर सनम कांप उठी। उसका अतीत ही ऐसा था कि वो हर छोटी बात पर डर जाया करती थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा बहादुर और समझदार थी, पर फिर भी उसका अतीत उसे हमेशा दुख से भर देता था। इससे पहले कि शनाया सनम को एक और बार मार पाती, अचानक से केबिन का दरवाजा खुला और दो लोग अंदर दाखिल हुए। सनम और शनाया दोनों का ही ध्यान दरवाजे पर नहीं था और शनाया अभी भी सनम को मार ही रही थी कि तभी उसे एक कठोर और जानलेवा आवाज सुनाई दी। शौर्य ने अपनी तेज आवाज में कहा, लीव हर। गे कहकर शौर्य आगे बढ़ा और उसने जल्दी से सनम को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और सनम एक छोटे से खरगोश की तरह उसकी बाहों में छिप गई। शनाया तो अभी भी हैरान सी खड़ी उस नज़ारे को देख रही थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी और उसके हाथों की मुट्ठियां गुस्से में बंध चुकी थी। शनाया को लगा कि शौर्य ने सनम को इसीलिए गले लगाया है क्योंकि सनम इस समय काफ़ी ज़्यादा लाचार दिख रही थी और वो उसे सिंपैथी देना चाहता होगा, इसलिए उसने गुस्से से सनम को घूरते हुए कहा, दूर हटो हमारे सर से। तुम्हें क्या लगता है इस तरह अपना रोता हुआ चेहरा दिखाकर तुम हमारे सर को बहला लोगी? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती सनम को शौर्य से अलग किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शौर्य ने सनम वापस अपनी तरफ खींचा और फिर मिलन को देखते हुए कहा, मिलन सनम को उससे रूम में ले जाओ और ध्यान दे दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी आवाज में जो ठंडक थी उसे महसूस कर मिलन कांप उठा था। मिलन ने सनम से कहा, मैं चलिए मेरे साथ। सनम ने शौर्य का हाथ पकड़ा और कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम चले गए तो आप इस लड़की के साथ चले जाएंगे। ये थोड़े कहा कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने हमसे झूठ क्यों बोला प्रधान जी? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सनम चुप हो गई क्योंकि उससे आगे के शब्द कहे ही नहीं जा रहे थे। शौर्य ने सनम को उसके कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे देखो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपनी भीगी हुई पलकों से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? सनम ने अपना सर हाँ में हिलाया। शौर्य ने आगे कहा, तो जाकर उस कमरे में इंतजार करो, मैं बस सिर्फ 10 मिनट में आ रहा हूँ, अगर इससे ज्यादा समय हुआ तो तुम खुद बाहर आ जाना। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया और शनाया की तरफ देखकर जल्दी उस कमरे की तरफ भाग गई क्योंकि उसे अभी भी शनाया से डर लग रहा था। शनाया को अभी भी कोई बात अच्छे से समझ नहीं आई थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि जिस तरह शौर्य सनम को पेम्पर कर रहा था उससे इतना तो साबित हो गया था कि सनम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सनम के वहां से चले जाने के बाद मिलन ने अच्छे से उस कमरे का दरवाजा बंद किया और वापस शौर्य के सामने खड़ा हो गया। अब तक कमरे का माहौल जो ठंडा था अब हद से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। शौर्य ने शनाया को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, खासकर मेरे केबिन में आकर? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य सनाया की बेहद करीब खड़ा हो चुका था। सनाया ने कभी भी शौर्य को इतना करीब से नहीं देखा था, इसलिए वो उसमें एक पल के लिए खो गई थी, लेकिन जब उसकी नज़र शौर्य की गुस्से की आग से लाल आंखों पर पड़ी तो उसका दिल कांप सा उठा। उसने कहते हुए कहा, सर वो लड़की आपकी चेयर पर बैठी थी, इसलिए मुझे लगा कि। शौर्य ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में हल्का से ऊपर उठाया और अपने दांत पीसते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें क्या लगा? तुम्हें ये लगा कि तुम यहाँ आकर मेरी वाइफ को परेशान कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे टच करने की? जिस इंसान को मैं फूल की तरह रखता हूँ, तुमने उसे जमीन पर पटककर उसे लात मारने की कोशिश की। तुम्हारे ये पैर अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। ये कहते हुए शौर्य ने बेदर्दी से उसके एक पैर पर अपना जूता रख दिया। सैंडल की हील टूटकर अलग हो चुकी थी और सनाया का पैर वही दब चुका था जिस कारण वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन शौर्य को उस पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। शौर्य ने सनाया को जमीन पर फेंका और कहा, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी, क्योंकि इसके बाद तुम कभी कोई गलती नहीं कर पाओगी। मिलन, ये लड़की मुझे आज के बाद जयपुर में नहीं दिखाई देनी चाहिए और इसे जयपुर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने मिलन की तरफ देखा जो कि चुपचाप पड़ा था। शनाया जो अब तक पूरी तरह पागल हो चुकी थी वो उठकर खड़ी हुई और उसने रोते हुए कहा, शौर्य मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो किया था, मैंने ये नौकरी भी सिर्फ तुम्हारे लिए की थी। तुम मुझे इस तरह खुद से दूर नहीं कर सकते और वो लड़की उस गवार से तुम शादी कैसे कर सकते हो? वो तो तुम्हारे लायक। उद्धरण चिन्ह। शट अप। शौर्य ने इस एक शब्द के साथ शनाया को खुद से दूर धकेल दिया जिससे शनाया टेबल से टकरा गई और उसके हाथ की कोहनी से खून बहने लगा जिस हाथ से उसने सनम को नीचे धकेला था।
मिलन ने जब देखा कि बात कितनी आगे बढ़ाने वाली है तो उसने जल्दी से शनाया को पकड़ा और वहां से ले गया। कोष्टक। शौर्य ने गहरी सांस ली और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां पर सनम बैठी थी। सनम अभी भी बिस्तर पर बैठी सुबक रही थी। उसके दिमाग से शनाया की बातें याद रही थी कि वो एक दिन शौर्य को खो देगी। उसके दिल में आज भी उसके अतीत की यादें जिंदा थी जो उसे हमेशा शौर्य को अपने करीब रखने के लिए कहती थी। असल में वो शौर्य से बहुत अटैच हो चुकी थी, लेकिन उसकी पजेसिवनेस घातक नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सनम ने शौर्य की तरफ देखा जो कि मासूम से बच्चे की तरह बैठी थी, जैसे उसके पापा का कोई छीन कर ले जा रहा हो। शौर्य जल्दी से आगे बढ़ा और उसने सनम को गले लगा लिया। सनम ने शौर्य की कमर को गले लगाते हुए कहा, आप उस लड़की को यहाँ से दूर भेज दीजिए। हमें उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, वो बहुत बुरी है। उसने हमारे पेट पर लात मारी। आप जानते हैं हमें कितना दर्द हुआ। हमें उससे नफरत है। उसे यहाँ से भाग दीजिए। आप उसके साथ मत जाएगा। वो बहुत सुंदर है और वो बहुत अच्छे कपड़े भी पहनी है। उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हैं, जैसे वो ये सब खुद को दिखाने के लिए पहन रही थी। आप उसे मत देखिएगा। उसे यहाँ से भगा दीजिए और आप हमारे साथ रहिए। हमसे दूर मत जाए। अगर आप हमसे दूर गए तो हम मर। सनम ने इतना ही कहा था कि उसके होंठ पूरी तरह ब्लॉक हो चुके थे। शौर्य ने सनम के शब्दों को पूरा ही नहीं होने दिया था और उसके होठों पर किस कर लिया था। वो सनम के मुंह से कभी नहीं सुनना चाहता था कि उसे खुद को कुछ हो जाएगा, क्योंकि शौर्य अनजाने में ही उससे इस तरह जुड़ चुका था कि उसे सनम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं होती थी। सनम के हर एक आंसू उसके दिल पर तीर की तरह वार करते थे, जैसे वो हर पल बढ़ती जा रही हो। थोड़ी देर बाद जब शौर्य को महसूस हुआ कि सनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी तो वो सनम के होठों से अलग हुआ। शौर्य ने सनम के सर को सहलाते हुए कहा, उस बारे में छोड़ो, मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है और वो कभी तुम्हें परेशानी नहीं करके। और मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। सनम ने घूरकर शौर्य को देखा और मुंह फुलाते हुए कहा, ये सब आपकी गलती है। आपने हमें कल कहा था कि आप हमें शॉपिंग पर ले जाएंगे, लेकिन आप भूल गए और आपने हमें फ़ोन भी नहीं किया। हमने आपको कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आपका फ़ोन सिर्फ बिजी ही आया। क्या आप हमें पूरी तरह से भूल गए थे? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सनम के गाल लाल हो रहे थे और इस समय वो बहुत ज्यादा क्यूट हो रही थी। शौर्य की किस के कारण उसके होंठ भी हल्के से सूजकर लाल हो चुके थे और इस समय वो इतनी ज्यादा सेडिक्टिव लग रही थी कि शौर्य उसे दोबारा खुद को किस करने से नहीं रोक पाया। सनम सोच रही थी कि वो शौर्य से नाराज होगी। शौर्य के अचानक दोबारा किस कर लेने से उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने भी शौर्य के गले में बाहर डालकर उसके किस में उसका साथ देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद शौर्य सनम से अलग हुआ और उसने कहा, चलो हम चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने सनम का हाथ पकड़ा और फिर बाहर की तरफ निकल गया। पार्किंग एरिया में पहुंचने के बाद शौर्य ने सनम को अपने बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद भी कार में बैठ गया और फिर वो दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद एक बड़े से मॉल के सामने कार रुकी और उसमें से शौर्य और सनम बाहर आए। सनम ने अपनी चमकती हुई आंखों से मॉल को देखा और कहा, क्या आप सच में हमें ड्रेस दिलाएंगे? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल, चलो आज तुम्हारी पार्टी है ना, मैं तुम्हें एक सुंदर सी परी बनकर वहां भेजूंगा। मेरी सनम से ज्यादा खूबसूरत कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने कहा, बस कीजिए, हमारी झूठी तारीफ करना बंद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, अब मिसेस प्रधान जी, तो मैं सच ही बोल रहा हूं, पर तुम्हें झूठ लग रहा है तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। सनम हंसी और फिर वो दोनों उसे मॉल के अंदर दाखिल हो गए। एक बड़े से स्टोर में पहुंचकर शौर्य सनम को ब्लैक ड्रेस की सेक्शन की तरफ ले गया। शौर्य ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रतिशत। वहां पर हर तरह के कपड़े रखे थे और हर कपड़े का कलर ब्लैक था। वहां वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, जापानी, एशियन और कोरिया, हर तरह के ड्रेस को काफी अच्छे से सजाकर रखा गया था। वहां उन ड्रेस के साथ उससे मैचिंग एक्सेसरीज भी रखी हुई थी ताकि खरीदने वाले को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। सनम तो इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़ों को देखकर अपनी आंखें चमकती। रंगीन कपड़े तो वो भूल ही गई थी। शौर्य के घर आने के बाद से उसने जाना था कि लग्जरियस लाइफ होती क्या है और महल में रहने वालों की जिंदगी कैसी होती है। एक महल में रहते हुए भी उसकी तो सिर्फ नौकरानी की जिंदगी ही जी थी। शौर्य ने सनम से एक और बार कहा, तुम्हें क्या पसंद है? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, आप बताइए, हमें क्या लेना चाहिए? हमें सिर्फ इतना पता है कि उस पार्टी का थीम वेस्टर्न है, तो क्या आप ही हमारे लिए कोई ड्रेस चुन देंगे? दूर खड़ी सेल्स गर्ल्स शौर्य को एकटक देखते हुए उसके बारे में बातें बनाई जा रही थी, क्योंकि शौर्य था ही इतना हॉट। उस ब्लैक ड्रेस के सेक्शन में पहले से ही कुछ लड़कियां घूम रही थी जो सनम के कॉलेज की ही थी। बिकॉज ऑफ आज कॉलेज में पार्टी थी, इसलिए वो सभी वही ड्रेस और एक्सेसरीज ले लिया आई थी, क्योंकि ये उस मॉल का सबसे एक्सपेंस और महंगा मॉल था।
उनमें से कुछ लड़कियां सनम के कॉलेज में पढ़ती थी और कुछ लड़कियां सनम को पहचान भी गई थी क्योंकि सनम आजकल कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई थी क्योंकि वो रिया की गैंग के साथ हर तीसरे दिन पंगा लेती रहती थी और वो लड़कियां सनम के बारे में बातें कर रही थी। एक लड़की जिसका नाम जिया था उसने कहा, रीमा ये समन यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने शौर्य पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था और उसने सनम को खुद ही कपड़े लेने के लिए कह दिया था और एक कॉल रिसीव करने को दूर किया था। जिया उसके पास आए और उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हाय मेरा नाम जिया है, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उससे हाथ एल मिलाया और कहा, हम आपको जानते हैं, आप हमारी क्लास में हैं। जिया ने कहा, क्या तुम भी यहाँ पर ड्रेस लेकर आए हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपना सर हाँ भी हिला दिया। जिया के साथ खड़ी लड़की जिसका नाम रीमा था उसने हंसते हुए कहा, जिया तुम्हें क्या लगता है ये गवार यहाँ से कपड़े ले सकती है, तुमने देखा नहीं इसका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, हमेशा सूट सलवार में रहने वाली लड़की जो कि एक मामूली से स्कूटर का इस्तेमाल करती है वो यहाँ आकर इस तरह की ड्रेस लेंगी। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर रेंट पर किसी ड्रेस को लेने आई होगी क्योंकि खरीदने की औकात तो इसकी लग रही है। रीमा को सनम से बहुत जलन होती है क्योंकि सनम के आने के बाद से उसका फेम कॉलेज में बहुत कम हो गया था क्योंकि सनम बहुत खूबसूरत थी और उससे पहले रीमा को ही कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब दिया गया था, लेकिन उसकी खिताब सनम के आने से छूट गया था, इसलिए वो सनम को किसी भी तरह नीचा दिखाना चाहती थी। सनम ने उसकी तरफ देखा, उसे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जिया ने रीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, उसे परेशान मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उसे कपड़े खरीदने नहीं होते वो यहाँ आती ही क्यों। प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत करो, इस तरह की लड़कियों को और आता भी क्या है, जरूर किसी अमीर लड़के को फंसाकर यहाँ आई होगी, ब्लडी गोल्डी कर। उद्धरण चिन्ह। उसने ये कहा ही था कि एक खतरनाक हड्डी कपा देने वाली आवाज़ उस जगह पर गूंज उठी और शौर्य सनम के सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य ने उन दोनों लड़कियों को घूर कर देखा और कहा, एनी प्रॉब्लम मिस। उद्धरण चिन्ह। शौर्य को देखकर वो दोनों लड़कियां मुंह खोले उसे देखते ही रह गई थी, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम बंदा उनके सामने खड़ा था और वो भी एक ऐसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि इतनी ज़्यादा बेकार सी है। जिया ने हकलाते हुए कहा, सर सॉरी, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। जिया शौर्य को पहचान गई थी, वो एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी और उसे पता था कि शौर्य प्रधान को है, लेकिन रीमा ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं आती थी, पर अपनी अमीरी दिखाने के लिए वो हमेशा रिच लड़कियों के साथ घूमा करती थी, इसलिए वो शौर्य को नहीं पहचान पाई। उसने कहा, सर आप इस लड़की का पीछा छोड़ दीजिए, ये तो दिखने में भी अच्छी नहीं है और इतनी ज़्यादा मिडिल क्लास है, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि जिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और अपना सर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए कहा, सर हमें माफ़ कर दीजिए इसको, मतलब प्लीज़ आप शॉपिंग कीजिए, सॉरी सॉरी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो रीवा को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले गई, वही रीवा उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश करती रह गई। रीवा और जिया के वहां से जाने के बाद शौर्य ने सनम को देखकर कहा, तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। सनम ने धीरे से कहा, मैं कहना तो चाहती थी पर पता नहीं क्यों लेकिन हम कुछ कह ही नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, जब तक तुम लोगों को जवाब नहीं दोगी तब तक लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे और वैसे भी तुम शौर्य प्रधान की वाइफ हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, समझी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, लेकिन हम। शौर्य ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अच्छा ठीक ही, चलो तुम्हारी ड्रेस लेते हैं, फिर तुम्हें जाना भी ही ना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने किसी को बुलाया और वो इंसान कुछ और लोगों को साथ वहां आया। उन सबके हाथ में एक ड्रेस, ज्वेलरी, सैंडल और भी बहुत सारी चीजें थी। सनम ने हैरान होकर कहा, ये सब क्या है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने बिना सनम की तरफ देखे कहा, जाओ और मैडम को अच्छे से तैयार करके लाओ। ये सुनकर वो लड़कियां सनम को लेकर चली गई और शौर्य वहीं लगे सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। वही थोड़ी दूरी पर ड्रेस के ढेर में छुपी रीमा और जिया उस नज़ारे को देख रही थी। रीमा ने अपने दांत पिसते हुए कहा, देखो तो इस बेशर्म लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना हैंडसम लड़का इसके पास है और वो ऐसे नाटक कर रही ही जैसे उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जिया ने कहा, अच्छा ठीक है, उसे जो करना है करने दो, हम चलते ही, हमें भी तो शॉपिंग करनी ही, पार्टी को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। उद्धरण चिन्ह। रीमा ने कहा, तुम चुप रहो, पहले ही तुम मुझे वहां से ऐसे ले आए जैसे ना जाने वहां कौन सा राक्षस आ गया हो। उद्धरण चिन्ह। जिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो, ये भी नहीं जानती कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए। रीमा ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो।
उद्धरण चिन्ह। जिया ने कहा, अरे वो जो इंसान है ना, वो इस शहर का सबसे अमीर या यूँ कहो पूरे एशिया का सबसे रेस इंसान है और सबसे डेंजर भी। अगर कोई उससे कोई इंसान बुरा व्यवहार करे तो वो इस दुनिया से गायब हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। रीमा ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर बिजनेसमैन के बारे जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस चेहरे को नहीं मैगजीन में देखा ही ना ही न्यूज में। उद्धरण चिन्ह। जया ने हंसते हुए कहा, तुमने इनका नाम जरूर सुना होगा, शौर्य प्रधान। उद्धरण चिन्ह। इस नाम को सुनते ही रीमा का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। जया ने हाँ मेरे हिलाया था और रीमा शौर्य को ही देखने लगी। इधर थोड़ी देर बाद सनम उस रूम से बाहर आए और उसे देखते ही हर देखने वाला उसे देखता ही रह गया। सनम ने डार्क ब्लैक कलर की मामेड स्टाइल ड्रेस पहनी थी जिसका फ्रंट और बैक दोनों ही काफी रिवीलिंग था, लेकिन उसकी बॉडी एक पतली सी ब्लैक कलर के नेट के फैब्रिक से ढका था, जिससे उसकी दूध जैसी सफेद स्किन उस ब्लैक फैब्रिक से ढकी होने के कारण अलग ही शाइन बिखेर रही थी। उसके लंबे बाल कल करके एक स्टाइलिश बन में बंधे हुए थे और उनमें एक वाइट रोज और डायमंड से बना एक स्टार शेप का क्लिप लगा था जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रहा था। उसके होठों पर न्यूड शेड की लिपस्टिक थी और आंखों पर ग्लिटर आई शेडो। गले में एक सिंपल मगर एक्सपेंसिव डायमंड सेट जिससे मैचिंग ईयरिंग्स उसने पहने हुए थे। इस समय सनम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। शौर्य को जब होश आया और उसने आसपास के लोगों की नज़रों को सनम पर महसूस किया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सनम को अपनी तरफ खींचा जो उन कपड़ों में काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। उसने अपनी गहरी नीली नज़रों को ऊपर उठाकर शौर्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। सनम ने कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, बहुत खूबसूरत दिख रही हो, बहुत ज्यादा। ये कहकर उसने सनम के माथे पर पूरे हक अपने होंठ रख दिए और सनम की आंखें अपने आप ही बंद हो गई, जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। इधर रीमा और जया भी हक्की बक्की उन्हें देखती रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की सनम है। इधर कार में सनम और शौर्य बैठे हुए आगे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों काफी अजीब लग रहा था। सनम ने खुद से कहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या इन्हें ये सब पसंद नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। सनम ये सोच रही थी कि शौर्य ने सनम के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सनम ने हैरान होकर शौर्य की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रहा था। शौर्य ने सनम के बालों की लट जो उसके गाल को छू रही थी उसे सनम के कान के पीछे करते हुए कहा, ब्यूटीफुल, चलो अब हमें लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस एक शब्द को सुनकर जिसे सनम को राहत सी मिली और उसके चेहरे पर अनकही मुस्कान आ गई। वो लोग रोज गोल्ड रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। ये रेस्टोरेंट जयपुर में काफी ज्यादा फेमस और महंगा रेस्टोरेंट था, जहां पर आना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी। इससे साबित होता था कि वो कॉलेज कितना ज्यादा अमीर और एक्सपेंसिव है। एंट्रेंस को देखते हुए सनम को काफी घबराहट हो रही थी। सनम ने शौर्य की तरफ देखा जो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। सनम ने अपनी धीमी आवाज में कहा, हमें नहीं जाना, आप हमें घर ले चलिए। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपनी आंखों को छोटा कर उसे देखा और कहा, और तुम्हें अंदर क्यों नहीं जाना है? उद्धरण चिन्ह। सनम ने धीरे से कहा, वो हमें डर लग रहा है। हम इतने सारे लोगों के सामने इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे जा सकते हैं? अगर उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया या फिर हमें कुछ कहा तो? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, और अगर कभी ऐसा कोई मौका आया तो क्या तुम इन सारी भीड़ का सामना अकेले कर पाओगी? सनम ने ना में सिर हिला दिया। शौर्य ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी सनम इतनी स्ट्रांग हो कि हर कोई उसे नजर उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके, ताकि हर कोई ये जान सके कि तुम कौन हो, तुम सनम शौर्य प्रधान हो। ये सुनकर सनम ने बड़ी सी मुस्कान के साथ शौर्य को देखा और अचानक से उसकी गाल खींचते हुए कहा, आप सच में बहुत प्यारे हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपने गालों पर हाथ रखा, पता नहीं क्यों पर अपने आप उसके गाल हल्के से लाल हो गए थे। उसने घूरकर सनम को देखा और कहा, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, आप बहुत प्यारे हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, मैं बिल्कुल प्यार नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ और मैं अभी तुम्हें इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने सनम की गर्दन में हाथ डाला और उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। सनम एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ, पर जब उसे अपने होठों में पेन महसूस हुआ तो वो समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने भी शौर्य के गले में अपनी बाहें लपेटी और खुद को शौर्य को सौंप दिया। काफी देर तक सनम को किस करने के बाद शौर्य सनम से अलग हुआ और उसने देखा कि उसके होंठ जिसमें न्यूड कलर की लिपस्टिक लगी थी अब हल्के पिंक कलर के हो चुके थे और थोड़े से सॉइल होने के कारण वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे।
शौर्य ने कहा अच्छा ठीक है अब जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना और पार्टी अच्छे से एंजॉय करना और याद रखना तुम कमजोर नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। सनम मुस्कुराए और उसने शौर्य के गाल पर किस किया और जल्दी से वहां से भाग गई। शौर्य ने अपने गाल पर हाथ रखा और खुद से कहा पागल लड़की। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने ड्राइवर को वापस बुलाया। इसके बाद ड्राइवर कार लेकर वहां से निकल गया और सनम होटल के अंदर चली गई। होटल में पहले से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट का आना जाना चल रहा था। उन सभी ने काफ़ी शानदार कपड़े पहने थे और वो सभी काफ़ी ज़्यादा अमीर दिख रहे थे, पर हर किसी की नज़र सनम पर ही जा रही थी क्योंकि सनम ने जो गाउन पहना था वो इस सीज़न का लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन गाउन था जिसका सिर्फ एक ही पीस बनाया गया था और जिस डिजाइनर ने इसे बनाया था उसने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया था, उसे एक शो पीस की तरह अपने स्टोर में लगवा दिया था। लेकिन सनम को उस गाउन में देखकर हर कोई हैरान हो गया था क्योंकि जयपुर में उसे गाउन की काफ़ी चर्चा थे और उस गाउन का फोटो कई बार न्यूज़पेपर में भी आ चुका था, इसलिए सब उसकी ही बातें कर रहे थे। पार्टी हॉल में पहुंचने के बाद सनम ने आसपास देखा, काफ़ी सारे लोग आपस में बातें करते हुए ड्रिंक कर रहे थे और डांस कर रहे थे। वहां काफ़ी चहल पहल थी। इतने सारे लोगों को देखकर सनम एक पल के लिए सहम गई, पर फिर जब उसने अपने होठों को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि शौर्य अभी भी उसके दिल के करीब ही है। ये सोचकर वो मुस्कुराए और आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसका पैर उसकी सैंडल में फंसा और वो गिरने लगी। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की ने संभाल लिया। उस लड़की ने गोल्डन कलर का सीक्वेंस गाउन पहना था जिस पर ब्लैक कलर के फ्लावर्स प्रिंट थे। उसके लंबी बाल एक जुड़े में बंधे थे और उसके होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी। ये निहारिका थी। उसने सनम को सीधा खड़े करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? सनम ने निहारिका को देखा और कहा, हाँ हम ठीक है, वैसे आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने कहा, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने हिचकिचाते हुए आगे कहा, वो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, असल में उसे दिन बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम्हारे उसे पार्टनर इस तरह से रिएक्ट किया था जिससे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रही तो फिर आगे चलकर मुझे भी किसी तरह का हार्म हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो मुझे माफ कर दोगी ना? उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हाँ हम आपको माफ करते हैं, असल में तो माफ़ी हम आपसे मांगना चाहते थे। हम जानते हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, लेकिन वो हमें लेकर थोड़े से पोसेसिव है। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा। मैंने तो इतना पॉजिटिव और हॉट बंदा आज तक नहीं देखा। बाय गॉड, वो तुम्हें कहाँ से मिल गया? मुझे भी बता दो, मुझे भी उसे फैक्ट्री से एक बंदा दिला दो। तुम जितने पैसे कहोगी मैं उतने में उसे खरीद लूंगी। सनम। उद्धरण चिन्ह। कल के लिए सॉरी, कल मेरा बेटा पहली बार पलटा था, इसी खुशी के चक्कर में कुछ लिख ही नहीं पाई। कल मिलते हैं, बाय। च 53। सनम ने मारा थप्पड़। सनम और निहारिका बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई थी। एक लड़के ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, तुम किस लड़के के बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। उस आवाज को सुनते ही उन दोनों ने पीछे पलटकर देखा। उनके पीछे रिया और उनके गैंग खड़ी थी और सवाल करने वाला इंसान आनंद था जिसकी नजरें निहारिका पर टिकी हुई थी। उसकी नजरों में कुछ तो ऐसा था जिससे निहारिका अंदर तक कांप उठी। सनम ने मुस्कुराते हुए उन सबको देखा और कहा, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो सब लोग थोड़ा सा झेप गए। रिया ने घुरकर सनम को देखा और अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम भी अच्छी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सनम ने कहा, हाँ हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम ये जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत देखो वरना सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, आप हमारे साथ हैं ना, हम जानते हैं आपके हमारे साथ होते हुए हमारा कोई भी मजाक नहीं उड़ेगा। रिया ने कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी बॉडीगार्ड दिखती हूँ? सनम ने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, आप हमें हमारी एक सबसे अच्छी दोस्त की तरह दिखती है। रिया ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों पर वो इस लड़की को डांट नहीं पाती थी, ना ही इससे झगड़ा कर पाती थी। वहीं इन सबसे अलग आनंद अभी भी निहारिका को घूरे जा रहा था। रिया के गैंग के बाकी मेंबर चेतन, विनय, रूबी और रोहन चारों ही आनंद को ही देख रहे थे। चैतन्य ने आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार भाई उसे ऐसे मत घूर, वो डरकर यहाँ से भाग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आनंद होश में आया और उसकी नजर हटते ही निहारिका वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो और उसे इस तरह भागते देख सनम भी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भाग गई। रूबी ने चिढ़ते हुए कहा, रिया तुम इस तरह उस लड़की को टॉलरेट कैसे करती हो? जहां तक मुझे पता है तुम्हें इस तरह के बदतमीज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह।
रिया ने कहा, रूबी इट्स नॉट योर मैटर, इसलिए इसमें पड़ो मत, समझी। मुझे किससे कैसे बात करनी है ये मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रिया ने अपनी ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस को साफ किया और आगे की तरफ बढ़ गई। रिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने अपने होठों पर रेड चेरी लिपस्टिक लगाई थी और उसके बालों में एक डेविल स्टाइल हेयर बैंड लगा था जो उसे एक डेविल क्वीन की तरह दिख रहा था। वही रूबी ने आज ब्लैक कलर का टॉप और वाइट कलर की स्कर्ट पहनी थी जो कि उसके घुटनों से ऊपर थाई तक आ रही थी। वो काफी ज्यादा सेक्सी दिख रही थी, पर कॉलेज पार्टी के हिसाब से उसका लुक बहुत ज्यादा बोल्ड था। वही बाकी लड़कों ने टैक्सीडो पहने थे जिनमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। अंदर हाल में पहुंचने के बाद निहारिका एक जगह रुकी और गहरी सांस लेने लगी। सनम भी उसके पास रुकी। उसने कहा, आप ऐसे क्यों भागकर आ गई, जैसे आपके पीछे कोई भूत पड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं देखा, सीनियर ग्रुप में जो वो लड़का है जिसने ब्लैक सूट के साथ रेड कलर का ब्रोच लगाया था, वो मुझे कैसे घूर कर देख रहा था। सनम ने कहा, कौन, आप आनंद भैया की बात कर रही है। निहारिका घूरकर सनम को देखा और कहा, तुम्हें बहुत अच्छे सबके नाम पता है। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हमने जब उन्हें आपके पास बैठे देखा ना, तभी हमें उनका नाम पता चला था। आपको याद है जब उन्होंने आपका पास्ता खा लिया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निहारिका ने कहा, नाम मत लो उस इंसान का, बड़ा आया मेरा खाना चोरी करने वाला। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बात नहीं करते, चलिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो निहारिका को लेकर अंदर ले गई। वहां पर कपल का डांस होने वाला था, इसलिए कई सारे लड़के अपनी पार्टनर्स को लेकर या अपनी पसंदीदा लड़की को लेकर डांस स्टेज पर चले गए। सनम और निहारिका जूस पी रही थी। हालांकि पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी थी, पर फिर भी वो काफी बोर फील कर रहे थे क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपर क्लास के थे। लेकिन सनम और निहारिका जैसी लो क्लास लड़कियों के लिए ये सिर्फ ओवर शोइंग जैसी चीज थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। निहारिका ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, यार काश तुम्हारा वो हैंडसम हंक यहाँ होता, बाय गॉड सारी लड़कियों ने तुम्हें देखकर जल जाती, कोई भी यहाँ उस बंदे की बराबरी कर ही नहीं सकता। सनम ने कहा, आप ऐसे क्यों बोल रही है, हालांकि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर यहाँ कुछ लड़के भी अच्छी है। निहारिका ने कहा, डोंट टेल मी बेबी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हॉट है, तुम्हें डर नहीं कि कोई लड़की उसे आकर तुमसे चुरा लेगी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे। इतना कहकर सनम चुप हो गई थी। वो अपनी आगे की बात पूरी नहीं कर पाई। वो निहारिका को सच नहीं बता सकती थी क्योंकि अभी तक उसने शौर्य से इजाजत नहीं ली थी कि वो उसके और शौर्य रिश्ते के बारे में निहारिका को बताए। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का उन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। उस लड़के ने ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का शाइनी कोट पहना हुआ था। उसके फेशियल फीचर्स काफी अच्छे थे। उस लड़के ने अपने हाथ आगे बढ़कर सनम को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेट्स डांस बेबी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन हमें आपके साथ डांस नहीं करना। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के ने कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ डांस करना है, तुम्हारी हाँ ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हमारा हाथ छोड़िए वरना। उस लड़के सरकेस्टिक वे में हंसते हुए कहा, वरना क्या करोगी तुम। सनम ने अपनी नीली आंखों से उस लड़के को देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खींचकर मार दिया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने किसी ने थप्पड़ मारा है। जिया और रीवा उस तरफ ही दिख रही थी। रीवा ने हंसते हुए कहा, अब मजा आएगा, अब विनोद इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसने विनोद पर हाथ उठाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। जिया ने कहा, मुझे तो विनोद के लिए डर लग रहा है, अगर इसने गलती से भी कुछ किया तो आगे चलकर से बहुत पछताना होगा। उद्धरण चिन्ह। रीवा ने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, वो लड़की ज्यादा से ज्यादा उस लड़के के लिए एक टाइम पास होगी। इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए इतनी गंवार सी लड़की सिर्फ टाइम पास के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। जया ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जो उसने शौर्य की आंखों में सनम के लिए देखा था वो टाइम पास से बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा। इधर विनोद ने अपने गाल पर हाथ रखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर सनम का गला पकड़ लिया और उसे हल्का से ऊपर उठाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर विनोद सिंघानिया पर हाथ उठाने की, इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। मैं तो तुझे डांस फ्लोर पर नाचना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरे इशारों पर नाचेगी, वो भी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर। ये कहते हुए वो सनम को घसीटकर वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी 5 लोगों ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। 54 सनम कहाँ है। रिया और उसकी गैंग विनोद के सामने खड़ी थी और घुरकर उसे देख रही थी। रिया ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, छोड़ो उसे। उद्धरण चिन्ह। विनोद ने कहा, तुम इन सब में पड़ो रिया, ये मेरा मामला है।
रिया ने कहा, नहीं ये मेरा मामला है, वो मेरी फ्रेंड है और तुम उसे इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकते। उद्धरण चिन्ह। विनोद ने हंसते हुए कहा, तुम कब से फ्रेशर्स को अपना फ्रेंड बनाने लगी, लगता है तुम्हारा टेस्ट बहुत बदल गया है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, मैंने कहा छोड़ो उसे वरना तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। उद्धरण चिन्ह। विनोद ने सनम को छोड़ दिया जिससे सनम जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगी। निहारिका ने जल्दी से जमीन पर बैठकर सनम का सहारा देकर खड़ा किया और इसे सोफे पर बिठाकर पानी पिलाने लगी। विनोद यहाँ की बढ़कर रिया को उंगली दिखाते हुए कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया है रिया, उस लड़की के लिए तुमने मुझे यानी कि विनोद को परेशान करने की कोशिश की, इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आनंद, चेतन, विनय और रोहन जल्दी से रिया के सामने खड़े हो गए और घूरकर विनोद को देखने लगे। अपने सामने इतने पावरफुल खतरनाक लोगों को देखकर एक पल के लिए विनोद डर गया और सनम को घूरते हुए वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानियत साफ झलक रही थी, जैसे वो सनम को बर्बाद कर रहेगा। विनोद के वहां से चले जाने के बाद रिया आगे बढ़ी और उसने सनम के गाल को छूते हुए कहा, ज्यादा चोट नहीं लगी ना। उद्धरण चिन्ह। सनम ने उसकी कमर को गले लगा लिया। रिया ने सनम से कहा, क्या जरूरत थी उसे मारने की, उसे इग्नोर कर देती। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुंह बनाकर कहा, वो हमें परेशान कर रहा था, हम क्या कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, तुम मुझे बुला लेती, तुमने कहा था ना मेरे होते हुए तुम भी कुछ नहीं हो सकता। सनम ने कहा, और देखो आप आ गई। कॉलेज के सारे बच्चे इस नज़ारे को देख रहे थे और अब उन सभी को सनम से डर लग रहा था, क्योंकि उस कॉलेज ग्रुप से उनके कॉलेज के अलावा भी कई सारे कॉलेज के बच्चे डरते थे। सनम उसे इस तरह काबू कर रही थी जैसे वो उनकी लीडर हो और सभी लोग उससे इस तरह प्यार कर रहे थे। चैतन्य ने सनम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, थोड़ा संभल कर काम किया करो, किसी दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी, चलो पार्टी एंजॉय करो और मेरे साथ डांस करो। सनम ने सिर हिलाया और चेतन के साथ डांस फ्लोर पर चली गई। वही आनंद ने अपना हाथ निहारिका की तरफ बढ़ाया और मजबूरी में निहारिका को उसके साथ डांस करने जाना पड़ा। सनम ने चेतन से कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया भैया। उद्धरण चिन्ह। चेतन ने मुंह बनाते हुए कहा, यार अब तुमने भाई माना ही लिया है तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। वैसे तुम बहुत प्यारी हो, खास करके तुम तब बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो जब तुम रिया से बहस करती हो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हम उनसे बहस नहीं करते, हम उसने बात करते हैं, पता है बाकी लोगों से बात करने से क्यों डरते हैं। चेतन ने कहा, क्योंकि वो है ही डरावनी। उद्धरण चिन्ह। रिया जो चेतन के बगल में ही रोहन के साथ डांस कर रही थी, उसने अपनी हिल्स को चेतन के पैर पर रखा और घूरकर उसे देखने लगी। सनम रिया को देखकर मुस्कुराई और रिया रोहन के साथ डांस करते हुए आगे बढ़ गई। इधर निहारिका जो अनकंफर्टेबल वे में आनंद के साथ डांस कर रही थी, उसकी नज़रें पूरी तरह से जमीन में गड़ी हुई थी। आनंद ने अपने एक हाथ से निहारिका का चेहरा हल्का से ऊपर उठाया और कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने घुरकर आनंद की आंखों में देखा और कहा, मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे बस आपके साथ डांस करना अच्छा नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। आनंद ने उसे गोल घुमाकर वापस अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, और तुम्हें मेरे साथ डांस करना क्यों नहीं अच्छा लग रहा। उद्धरण चिन्ह। निहारिका ने मासूमियत से कहा, पता नहीं पर आपके पास आते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, ऐसा लगता है दिल बाहर आ जाएगा। ये सुनकर आनंद की होठों पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। उसने कहा, और ऐसा क्यों होता है। उद्धरण चिन्ह। निहारिका जो आनंद के हैंडसम फेस में और उसकी गहरी ब्राउन आईज में खोसी गई थी, उसने धीरे से कहा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आनंद ने निहारिका को हवा में लिफ्ट किया और फिर उसे वापस नीचे उतरकर उसके साथ डांस करने लगा। अचानक से इस तरह हवा में जाकर नीचे आने से एक पल के लिए निहारिका का सिर घूम गया था, पर फिर जब उसने वापस आनंद की तरफ देखा तो वो खुश हो गई और फिर दोनों साथ में डांस करने लगे। इधर डांस करते समय सनम की ड्रेस पर कुछ ड्रिंक गिर गई थी, जिस कारण वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में गई थी। वॉशरूम से बाहर आने पर सनम ने देखा कि वो कॉरिडोर थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से भरा था, अब पूरी तरह सन्नाटे से भर चुका था और वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। ये देखकर सनम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो हाल की तरफ बढ़ने लगी और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये महसूस करते ही सनम ने अपने कदमों को और तेज कर दिया और उसके पीछे चलने वाले शख्स ने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और कुछ ही पल बाद सनम किसी इंसान की पकड़ में थी। उस इंसान ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, आप कहाँ जाओगी, बचकर तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी और इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है वो रिया और उसकी टुच्ची सी गैंग मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं, विनोद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धरण चिन्ह।
ये कहते हुए विनोद ने उसे खींचना शुरू कर दिया। वही सनम जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को विनोद की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी और कुछ ही पल बाद वो एक अंधेरे कमरे में एक बेड पर पड़ी हुई थी जहां उसे रस्सियों से बांधा गया था। सनम ने डरते हुए विनोद की तरफ देखा जो कि उसे ही अपने डेविलिश स्माइल के साथ देखे जा रहा था। विनोद ने बेड की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने जैकेट को उतारकर साइड में फेंका और अपनी शर्ट के बटन ओपन करते हुए घूरकर सनम की तरफ देखने लगा, जिसका गाउन हल्का सा ऊपर उठ गया था जिससे उसके गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। बाल हल्की सी बिखर जाने के कारण उसका जुड़ा खुल गया था और उसके बाल उस वाइट कलर के बेडशीट पर इस तरह दिख रहे थे जैसे रात की काली चादर हो, और इस समय वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी जिसे देखकर विनोद खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। विनोद ने कहा, जब से तुम कॉलेज आए हो पहले दिन से ही मेरी नज़र तुम पर थी, पर तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। याद है एक बार मैंने तुम्हें तुम्हारी नोटबुक लौटाई थी, और एक बार मैंने तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी, और एक बार मैंने तुम्हें एक लड़के से बचाया था जो तुम्हें रोज देने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं, तुमने मेरी किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि हर बार मुझे एक हल्की सी स्माइल पास कर चली गई। लेकिन तुम्हारी वो स्माइल भी इस दिल को घायल कर देती थी, और आज तुमने जो थप्पड़ मुझे मारा है उसने तो इस दिल को इतना घायल कर दिया कि उसे मरहम लगाने के लिए मुझे तुम्हारी इस नाजुक सी बॉडी को पूरी तरह मसलना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विनोद बेड पर चढ़ा और उसने सनम के चेहरे पर अपनी एक उंगली फेरते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन अब से तुम सिर्फ विनोद की हो, सिर्फ विनोद की। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विनोद जोर जोर से हंसने लगा और सनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब समर्थ की शादी के दिन उस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और शौर्य ने उसे बचाया था। सनम अपनी बहती हुई आंखों से शौर्य को याद करते हुए खुद से कहा, आप प्लीज हमें बचा लीजिए, हम ऐसे नहीं होने से दे सकते, हम सिर्फ आपके हैं प्रधान जी। आप कहाँ है आप प्रधान जी। उद्धरण चिन्ह। इधर हाल में रिया काफी देर से सनम को देखे जा रही थी, लेकिन उसे सनम कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। रिया निहारिका के पास आई। उसने निहारिका को घूरते हुए कहा, शराब कहाँ है। निहारिका तो रिया को अपने सामने देखकर ही डर गई थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता, वो तो वॉशरूम गई थी, तब से वो वापस ही नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। जया और रीवा भी साइड में ही खड़ी थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। उनकी बातों में सनम का भी जिक्र था, जिसे सुनकर रिया जल्दी ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और आगे बढ़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उन दोनों को देखकर रिया ने अपनी तेज आवाज में कहा, तुम दोनों सनम के बारे में क्या बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। रीवा और जया बुरी तरह डर गई और कहते हुए रिया को देखने लगी। जया ने कहा, हम तो कुछ बात नहीं कर रहे। रिया ने तेज आवाज में विनय, चेतन, आनंद, राहुल को अपने पास बुलाया और उनके साथ रूबी भी थी। रिया ने कहा, पकड़ो इन्हें। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही लड़कों ने उन दोनों नाजुक सी लड़कियों को पकड़ लिया। रिया ने रीवा का चेहरा अपने एक हाथ में पकड़कर कहा, सच सच बता दो कि सनम कहाँ गई है। अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, वरना तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह मारूंगी कि न तुम्हारे शरीर में तुम्हारी हड्डियां रहेगी, नहीं ये मांस और न ही ये खूबसूरत चेहरा। मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अगर तुम नहीं चाहती हो तो अभी के अभी बताओ सनम कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। रीवा ने कहते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। वो किसी भी हाल में सनम का पता नहीं बताने वाली थी, क्योंकि वो सनम से नफरत करने लगी थी। आखिर उस जैसी मनहूस लड़की को इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल सकता है और वो उसे इतना पसंद कैसे कर सकता है। रीवा चाहती थी सनम पूरी तरह बर्बाद हो जाए ताकि वो शौर्य प्रधान उसे छोड़ दे, इसलिए वो मर जाएगी, पर ये नहीं बताएगी कि सनम कहाँ है। लेकिन जया, जो कि बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, आनंद ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बता दो कि वो कहाँ है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आनंद ने कहा, वो हमारी बहन है, हमने उसे अपनी बहन माना है, और याद रखना अगर तुम लोगों को पता है वो कहाँ है और फिर भी तुम हमें ये नहीं बता रहे हो तो उस रखी से, जो कि हमारे हाथों में बंदी भी नहीं है, हम तुम्हारा गला घोंट देंगे। उनकी इस तरह की खतरनाक बातों को सुनकर जया ने डरते हुए कहा, वो कॉरिडोर के 7वें नंबर के रूप में विनोद उसे अपने साथ ले गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सबने उन दोनों लड़कियों को छोड़ा और दौड़ते हुए कॉरिडोर की तरफ चली गए, जो कि पूरे सन्नाटे से भरा था, और गेट नंबर 7 के पास कुछ लड़के पहरेदारी करते हुए खड़े थे और उनमें से कुछ लड़के अभी अभी अंदर भी दाखिल हुए थे। एक लड़के ने विनोद को देखते हुए कहा, कब तक किसी घूरता रहेगा, अरे कुछ कर भी तो ताकि हमें भी मौका मिले। उद्धरण चिन्ह। विनोद ने कहा, अकेले करने में मजा नहीं आएगा यार, चल पार्टनरशिप करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हैं उसने पीछे खड़े 2 लड़कों को भी अपने पास बुला लिया और ये देखकर सनम का रोम रोम कांप उठा। इससे पहले कि वो लड़के आगे बढ़ पाते सनम का फोन बजने लगा।
एक लड़के ने जल्दी से सनम का फोन उठाया और उसे विनोद को दे दिया। विनोद ने फोन स्क्रीन पर शो हो रहे हैं नाम को देखा। प्रधान जी, विनोद ने हंसते हुए कहा, लगता है तेरे बाप का फोन आ रहा है, उसे भी तो पता चले आज उसकी लड़की कितनी बड़ी पार्टी करने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विनोद ने फोन उठा लिया और किसी के कुछ कहने के पहले ही जोर जोर से हंसते हुए कहा, अंकल जी आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, या कहूँ किसी परी की तरह है, लेकिन आज हम इस परी के पर कटने वाले हैं, तो जब ये मरने से भी बुरी हालत में होगी तब इसे यहाँ से आकर ले जाना और कहीं जाकर छुपा देना या जिंदगी गाड़ देना, क्योंकि जिंदा तो ये शायद रह ही नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर विनोद ने कॉल कट कर दिया और दूसरी तरफ शौर्य, जो ये पूछने के लिए शाम को कॉल कर रहा था कि वो उसे कब लेने आए, उसका दिल और शरीर दोनों ही कांप उठा। सनम किसी मुसीबत में है और उसके आसपास इतने सारे लड़कों की हंसने की आवाज़ सुनकर शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। जब 55 सनम का पैनिक होना। उनकी गाड़ी जल्दी ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई और शौर्य दौड़ते हुए अंदर चला गया और उसके पीछे उसके सारे गॉड्स भी। इतने सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने लोगों को देखकर सभी लोग सहम गए और वहां देखने लगे जहां सभी जा रहे थे। शौर्य लोकेशन ट्रेस करते हुए रूम नंबर 7 के बाहर खड़ा हो गया, जिसके बाहर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी और अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। ये किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज थी और उसके बाद एक लड़की के चिल्लाने की आवाज भी आए और उस आवाज को सुनते हैं शौर्य जैसे थम सा है। वो दौड़ते हुए जल्दी से कमरे में गया। रिया सनम को गले लगाकर बैठी हुई थी, वहीं निहारिका सनम को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। जमीन पर 6 से 7 लड़के बेहाल हालत में पड़े थे, उन्हें काफी ज्यादा मारा गया था। वहीं उन लड़कों के सामने सृष्टि खड़ी हुई थी और उसके साथ विनय, आनंद, राहुल और चेतन खड़े थे। सृष्टि कब से विनोद को मारे जा रही थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। सृष्टि ने विनोद को एक और पंच मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? क्या कहा था तूने कि तू इसके साथ खेलेगा और जब तेरा मन भर जाएगा तो तुम मेरे साथ खेलेगा? अब खेल के दिखा खेल। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सृष्टि ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी और विनोद के मुंह से ढेर सारा खून बाहर आ गया। सनम डरते हुए बैठकर एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसका पूरा शरीर एक ब्लैंकेट से कवर था और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसके माथे के कोने से खून बह रहा था और उसके होठों के कोने के पास भी एक खून की पतली सी धारा बनी हुई थी। उसकी आंखों भी सूजी हुई थी और वो काफी डरी हुई दिख रही थी। शौर्य में तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर सनम से बात कर सके। सभी लोगों ने शौर्य को और उन सभी गार्ड्स को वहां नोटिस कर लिया था। शौर्य ने अपनी सख्त आवाज भी कहा, सबको बाहर भेजो। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात को सुनकर सारे गार्ड सभी लोगों को बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही रिया और उसकी गैंग की बारी आई, रिया खड़े होकर शौर्य को घूरते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जब तक सनम ठीक नहीं होगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने उसे घूरते हुए कहा, मिस रिया मल्होत्रा, मेरी वाइफ को मैं संभाल लूंगा, थैंक यू, आपने उसकी इतनी हेल्प की, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। वाइफ शब्द सुनते ही रिया की पूरी गैंग और निहारिका सबका मुंह खुला का खुला रह गया। रिया ने कहा, अगर आप अपनी वाइफ का ख्याल रख सकते हैं तो पहले रखना चाहिए था जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में थी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, मैंने कहा सब यहाँ से बाहर जाओ। इस बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रिया ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सभी लोगों के साथ बाहर चली गई। अब उस कमरे में सनम और शौर्य ही मौजूद थे। सनम की आवाज शौर्य को सुनाई दे रही थी और सनम ने अपनी नज़र झुका रखी थी। शौर्य ने डोर अच्छे से लॉक किया और सनम की तरफ बढ़ गया। शौर्य ने उस ब्लैंकेट का एक कोना पढ़कर कहा, मुझे दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, नहीं, हम अपने आप को आपको नहीं दिखा सकते, हम मर जाना चाहते हैं प्रधान जी। उन लोगों ने हमें छुआ, वो लोग बहुत बुरे थे, हम अब क्या करेंगे? हम आपके लायक नहीं हैं, आप हमें छोड़ देंगे, सब हमें छोड़ देते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हम मर जाते हैं। हाँ, हम मर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये सब बदबदाते हुए सनम उस कमरे में बड़ी बड़ी सी खिड़की की तरफ दौड़ी। इससे पहले कि वो वहां से कूद पाती, शौर्य ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरा और पीछे की तरफ खींच लिया। सनम बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसने खुद को जिस तरह सबके सामने संभाला हुआ था, गो शौर्य के सामने ये सब नहीं कर पा रही थी। शौर्य के सामने उसका दिल पूरी तरह से टूटकर बाहर आ गया था। उसके शरीर में जितनी भी ताकत, हिम्मत और हौसला बचा था वो सब शौर्य के आने से बिखर कर तिनका तिनका हो गया था। और अब शौर्य के सामने वो लड़की मौजूद थी जिसके लिए वो उसकी पूरी दुनिया था और वो किसी भी तरह अपनी दुनिया को अपने सबसे बुरे रूप से रूबरू नहीं करना चाहती थी।
इन सभी चीजों के चक्कर में उसने चादर को नीचे गिरा दिया था और इस समय सनम उस फटे हुए गाउन में खड़ी थी जिसकी एक बाजू पूरी तरह फट चुकी थी। वो गाउन जो कि बैकलेस था उसकी बैक को भी पूरी तरह फाड़ दिया गया था और फ्रंट से भी उसकी कमर के पास के हिस्से को फाड़ दिया गया था। इस समय कपड़ों के नाम पर सनम के शरीर पर सिर्फ इतनी ही कपड़े थे जिससे उसका थोड़ा बहुत शरीर थक सके, जिससे सनम को बहुत शर्म आ रही थी। उसके जितने भी शरीर के हिस्से विजिबल हो रहे थे उन सभी पर नाखूनों की खरोचों के निशान साफ देखे जा सकते थे। इन सभी चीजों को देखकर साफ पता चल रहा था कि सनम जिन चीजों से अभी गुजारी थी वो उसके लिए कितनी दर्दनाक रही होगी। शौर्य को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से अभी ही आंसू बह जाएंगे। जिस लड़की को वो फूलों की तरह अपने दिल में संभाल कर रखना चाहता था आज किसी ने उसे कुचलने की कोशिश की, वो भी इतनी बेदर्दी से कि उसकी हर एक पंखुड़ी दर्द के साथ अलग अलग हो रही थी। इस बारे में सोचते हुए शौर्य ने जल्दी ही सनम को गले लगा लिया और धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सनम को शावर के नीचे खड़ा कर शौर्य ने गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया। पानी का बहाव जैसे ही सनम के शरीर से होकर गुजरा उसकी हल्की सी चीख निकल गई क्योंकि उस गर्म पानी से उसे अपने घाव में जलन महसूस हो रही थी। सनम ने सर उठाकर शौर्य की तरफ देखा जो कि उसे ही देखे जा रहा था। सनम ने कहा, आप हमसे नाराज है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने बिना कुछ कहे सनम के उलझे हुए बालों को सुलझाना शुरू कर दिया और उसके चेहरे पर लगे खून के धब्बों को साफ करते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सनम ने कहा, हम जानते हैं आप हमसे नाराज होंगे लेकिन हमारा यकीन कीजिए हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, हम अभी भी पवित्र है। शौर्य ने सनम के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार है या फिर मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम प्योर हो या नहीं? सनम, मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें तुम्हारे हर रूप में अपनाना चाहता हूँ और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें छू सके। ये सिर्फ एक गलती के कारण हुआ है और वो है मेरी गलती। अगर मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया होता तो ये सब नहीं होता, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। सनम ने जोर से शौर्य को गले लगाया और कहा, नहीं आप माफी मत मांगिए, आपने पहले ही तो हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम आपका एहसान। सनम इतना ही कह पाई थी कि उसके होंठ ब्लॉक हो चुके थे। शौर्य अपने लिए एहसान जैसा शब्द नहीं सुनना चाहता था, वो तो उसके लिए जो भी करता था वो उसका फर्ज और उसका दिल उससे करवाता था। एहसान जैसा शब्द तो उसने कभी अपने दिमाग में आने ही नहीं दिया था। काफी देर तक सनम के होठों को किस करने के बाद शौर्य ने जोर से उन्हें बाइट किया और सनम से दूर होकर उसे घूरने लगा। शौर्य ने कहा, आज तो तुमने कह दिया लेकिन अगली बार से अगर तुमने हमारे रिश्ते में एहसान को लाने की कोशिश की तो मैं उस एहसान को फांसी पर लटका दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सनम ने मुंह बनाते हुए शौर्य को देखा और फिर वापस उसके गले लग गई। शौर्य के गले लगाकर उसे जो सुकून महसूस हो रहा था वो शायद उसे कहीं और महसूस नहीं होता था। जिन सारी चीजों से वो अभी गुजारी थी पल भर में ही उसके दिमाग से वो सब गायब हो गया, लेकिन शौर्य ये सब भूल ही नहीं पा रहा था। उसकी सनम को किसी ने चोट पहुंचाई, उसे छूने की कोशिश की, उसे इस तरह मेंटली टॉर्चर किया जो हर लड़की के लिए बुरे सपने से भी बुरा हो सकता है। इन सब का बदला तो शौर्य को उन लड़कों से लेना ही था। थोड़ी देर बाद शौर्य ने सनम को एक बाथरोब पहनाया और उसे बाहर ले आया और फिर एक ऑइंटमेंट लेकर सनम के पैर, हाथ और कमर पर उसे अच्छे से लगने लगा। सनम को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि शौर्य ने उसके कपड़े बदले थे और अब वो इस तरह उसकी दवाई लगा रहा था जिससे उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी। सनम को ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य को इन सब चीजों से कोई फर्क ना पड़ रहा हो। ये देखकर भी सनम को बुरा लग रहा था। क्या उसकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं थी? ये सोचते हुए सनम ने उदास होकर शौर्य की तरफ देखा जो कि काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए सनम को दवाई लगाने में फोकस कर रहा था। वरना सनम के उसे खूबसूरत बॉडी और फिगर को देखकर तो वो पक्का बेकाबू हो चुका था, लेकिन वो सनम को अभी किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद सनम को दवाई देकर अच्छे से सुला देने के बाद शौर्य बाहर आया और उसने देखा कि निहारिका, रिया और बाकी सभी लोग बाहर ही खड़े थे। सृष्टि उन सभी लड़कों के सामने खड़ी थी और उसके हाथ में एक गन थी जिसे उसने विनोद के सिर पर पॉइंट किया हुआ था, जिस कारण विनोद अपनी पोजीशन से हिल नहीं पा रहा था। विनोद का एक हाथ जमीन पर टिका था और उसका एक पैर मुड़ा हुआ था। वो चाहता था वो हिले ताकि उसे थोड़ा रिलीफ मिले, लेकिन सृष्टि ने उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया था, जिससे पल पल में उसका दर्द बढ़ते जा रहा था। जब 56 आखिर इनका कनेक्शन क्या है सनम से? शौर्य को वहां देखकर सभी लोग जल्दी से एक साइड हट गए। शौर्य ने अपनी कोर नजरों से सृष्टि को देखा और सृष्टि भी जल्दी से अपनी गन को पॉकेट में रखकर पीछे हट गई। विनोद ने जब शौर्य को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। उसने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ इस तरह क्यों पकड़ कर रखा है तुम सब लोगों ने? जाने दो मुझे, तुम सब लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उद्धरण चिन्ह।
शौर्य ने हल्का सा झुककर विनोद की कॉलर को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें बहुत शौक है ये बताने का कि तुम कौन हो। चिंता मत करो, कुछ समय बाद तुम खुद ही भूल जाओगे कि तुम कौन हो। ये कहते हुए शौर्य उसे उसी तरह कॉलर से घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। सीढ़ियों पर जब उसे घसीटा गया तो उसके कुछ दांत टूट गए और जमीन पूरी तरह खून से सन गई। इस नज़ारे को देखकर हर कोई कांप उठा था। बाकी लड़कों को भी शौर्य के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया था और वो सभी उसे शौर्य के साथ ही ले जा रहे थे। उन सभी को सनम बहुत पसंद थी। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और स्वीट थी, जिस कारण वो हमेशा सभी बॉडीगार्ड को भैया कहती थी और इसीलिए वो सभी उसे अपनी एक छोटी बहन की तरह समझते थे। और आज जब उनकी छोटी बहन के साथ किसी ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो उन सभी का दिल जल सा उठा और वो सभी उन लड़कों को मौत से भी बदतर सजा देना चाहते थे। इससे पहले कि शौर्य उन सभी लड़कों को लेकर वहां से जब पाता, सृष्टि जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई। सृष्टि ने घूरकर शौर्य को देखा और कहा, मुझे जानना है कि तुमने सनम की ऐसी हालात कैसे होने दी। क्या तुम नहीं जानते हो वो इस शहर में कितनी ज्यादा नई है। शौर्य ने घूरकर सृष्टि को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ नहीं है। मेरी वाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बंद कर दो मिस सृष्टि, वरना तुम खुद की इन्फॉर्मेशन जाने लायक नहीं रहोगी। स्टे अवे फ्रॉम अस। उद्धरण चिन्ह गया। ये कहकर शौर्य जल्दी से कार में बैठा और वहां से निकल। इधर सनम के कमरे में निहारिका और रिया को शौर्य सनम के पास छोड़कर गया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। रिया ने निहारिका की तरफ देखकर कहा, क्या तुम पहले से जानती थी कि शौर्य प्रधान सनम का हस्बैंड है। उद्धरण चिन्ह निहारिका ने कहा, नहीं, हाँ मैंने पहले इनको देखा था पर मुझे नहीं पता था कि ये सनम के हस्बैंड है और ये भी नहीं पता था कि इनका नाम शौर्य प्रधान है। उस नाम को सुनते ही जैसे निहारिका का शरीर जम सा गया था। शौर्य प्रधान को भले ही बहुत कम लोगों ने देखा था लेकिन हर कोई उसके नाम को बहुत अच्छे से जानता था, भले ही वो इंसान बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हो या नहीं। शौर्य प्रधान एक मोस्ट पॉपुलर एलिजिबल बैचलर था जिससे हर लड़की शादी करने का सपना देखती थी, लेकिन निहारिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो उसे दिन रेस्टोरेंट में मिली थी वो सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड निकलेगा। रिया ने सनम की तरफ देखा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सनम जैसी नाजुक और सुंदर प्यारी सी लड़की शौर्य प्रधान जैसे खतरनाक और क्रूर इंसान की वाइफ बन गई थी। और आखिर वो कैसे इतनी खतरनाक इंसान को झेल लेती थी, जबकि उसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वो एक छोटी सी मक्खी को भी ना मार पाए। इस बारे में सोचते हुए रिया ने सनम के सर पर हाथ फेरा। निहारिका ने कहा, आखिर आप इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, क्या आप इसे पहले से जानती है। उद्धरण चिन्ह इस बात को सुनते ही रिया चुप हो गई और एक टक सनम के चेहरे को देखने लगी। सनम को देखते हुए उसे किसी की याद आ रही थी, किसी बहुत अपने की। इधर एक बड़े से घर के बाहर वो सभी गाड़ियां रुकी और उन सभी लड़कों को अंदर ले जाकर जमीन पर फेंक दिया गया। सफेद रंग का मार्बल फर्श उन सभी लड़कों के वहां गिरने से हल्का सा खून से लाल हो गया था। बॉडीगार्ड ने एक बड़ी सी चेयर को सामने रखा और शौर्य एक राजा की तरह उस पर बैठ गया। विनोद ने शौर्य की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा मुझे जाने दो। शौर्य ने कहा, जाने दूंगा, बहुत जल्दी जाने दूंगा, उसके बाद तुम कभी किसी लड़की को परेशान नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह ये कहकर शौर्य ने एक गन लेकर बिना सोचे समझे विनोद के हाथ पर शूट कर दिया, जिससे उसकी बाह से खून बहाने लगा और उसकी दर्दनाक चीख उस कमरे में गूंज उठी। इसी हाथ से उसने उसकी सनम को छूने की हिम्मत की थी और उन जख्मों को देखते हुए शौर्य पल पल जल रहा था। शौर्य ने अपने गार्ड से कहा, इन सभी लड़कों के हाथों की उंगलियां काट दो अभी के अभी। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर वो सभी लड़के डर गए, उन्हें विनोद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर विनोद ने ही उन्हें ये कहा था कि सनम एक मिडिल क्लास लड़की है और वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब हालात ये थे कि उन्होंने एक पावरफुल इंसान को छेड़ दिया था जो उन्हें तब तक टॉर्चर करने वाला था जब तक वो खुद मौत की भीख ना मांग ले। बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से उन सभी लड़कों के हाथ आगे किए और बिना रहम किया उन सभी की उंगलियों को एक एक करके काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन लोगों की उंगलियां उनके हाथ से अलग हो रही थी, उन्हें असहनीय दर्द का एहसास हो रहा था, जैसे वो हर पल मौत के करीब जा रहे हो। विनोद ने जब अपने साथियों की ऐसी हालत देखी तो उसके शरीर से उसकी आत्मा ही अलग हो गई। फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर शौर्य का पैर पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी कुछ लगती है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस लड़की को भी टच करने की कोशिश नहीं करता। उद्धरण चिन्ह शौर्य ने विनोद के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, मेरी मोहब्बत पर नज़र उठाने वाले की मैं आंखें नाच लेता हूँ और तूने तो उसे इंसान को छूने की गलती की जो मुझे मेरी मोहब्बत से भी ज़्यादा अजीज़ है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी है और जिसके लिए
मैं पूरी दुनिया जला सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी और ये सजा तुम्हें देगा खुद शौर्य प्रधान। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने विनोद के बालों को इतनी जोर से खींचा कि कुछ बाल उसके हाथों में आ गए और विनोद दर्द से तड़पता हुआ उसके सामने बैठा रह गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शौर्य ने विनोद की आंखों में देखते हुए कहा, क्या क्या कहा था तुमने मेरी सनम से, मुझे सच सच बता दो, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी ना कहने की जुर्रत की तो तुम्हारी है जुबान अभी तुम्हारी होठों से अलग होकर यही जमीन पर पड़ी होगी और बेजबानी में तो तुम वैसे ही कुछ नहीं बोल पाओगे। उद्धरण चिन्ह। विनोद ने शौर्य को सब कुछ बताना शुरू किया कि कैसे उसने सनम से ये कहा था कि वो किसी लायक नहीं है, वो एक मिस्ट्रेस बनने के लायक है और वो उसे अपने बिस्तर पर ले जाएगा, साथ ही वो उसके साथ क्या क्या करेगा और उसे अपने दोस्तों को भी दे देगा। जैसे जैसे शौर्य विनोद की बातों को सुन रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। शौर्य ने विनोद को आगे कुछ कहने नहीं दिया और अचानक कि उसका मुंह पकड़कर उसकी जुबान काट दी। वो नज़ारा इतना भयावह था कि कोई भी इसे देखकर कांप जाता। हमेशा शांत दिखने वाला शौर्य इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा था कि कोई भी उसे देखकर खुद मौत को अपने पास बुलाने की इच्छा कर लेता, लेकिन इस समय वहां कोई भी नहीं था जो ये देख सके। शौर्य ने दर्द से तड़प रहे उन सभी लोगों को देखकर अपने बॉडीगार्ड से कहा, इन सबको हमारे पालतू जानवरों को दे दो। जो इंसान लड़कियों को जानवर समझता है उन्हें तो जानवर ही खा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर शौर्य वहां से चला गया और फिर सारे बॉडीगार्ड उन सभी लड़कों को मारने लगे, क्योंकि उन्हें सनम की हालत देखकर अपनी भड़ास तो निकल नहीं थी, आखिर वो उनकी छोटी बहन जो थी। इधर शौर्य उस होटल में पहुंचा तो उसने देखा कि सृष्टि अभी भी सनम के कमरे के बाहर खड़ी थी। ये देखकर सगरी की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, तुम अभी भी मेरी वाइफ के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कहा, तुम मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत करो, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम अभी क्या कर आए हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, और यदि तुम्हें पता है अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा, भले ही तुम एक लड़की हो पर तुम्हें इससे भी भयंकर सजा मिलेगी। सृष्टि ने कहा, मुझे सनम का डीएनए सैंपल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही शौर्य की भवें तन गई। उसने कहा, और तुम्हें ये क्यों चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसे जानती। शौर्य ने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद सृष्टि भी अंदर आ गई। शौर्य ने कहा, तुम्हें जो करना है जल्दी करो और गलती से भी कुछ ऐसा करने की कोशिश मत करना जिसके बाद तुम्हें कुछ भुगतना पड़े। सृष्टि जल्दी से सनम के पास गई और एक सिरिंज में सनम का थोड़ा सा खून और सनम का एक बाल और एक नाखून का टुकड़ा लेकर वहां से चली गई। रिया ने जब उसे ऐसा करते देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर रिया ने अपने बैग की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर शौर्य की तरफ देखकर कहा, मिस्टर प्रधान, अब हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर उसने निहारिका का हाथ पकड़ा और जल्दी ही उसे कमरे से बाहर चली गई। शौर्य ने रिया की पीठ की तरफ देखा, पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत था। शौर्य ने अपना फ़ोन उठाया और मिलन को कॉल करके कहा, रिया पर नज़र रखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है, साथ ही उसे सृष्टि पर भी नज़र रखो और ध्यान रहे वो समय के करीब नहीं जानी चाहिए। कहते हुए शौर्य सनम के पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। एक नाजुक सी लड़की ने उसकी जिंदगी में आकर उसे एक खतरनाक जानवर से इंसान बनना शुरू किया ही था कि पर उसके साथ हो रहे इंसिडेंट ने उसे वापस जानवर बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन शायद ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि शौर्य सनम के साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता था। इधर सारिका और समर्थ के घर। सारिका अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। उसका फेस काफी सीरियस था और उसे देखकर पता लगाना मुश्किल था कि वो इस समय क्या कर रही थी। समर्थ जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सबसे पहले सारिका के सीरियस फेस पर गई। समर्थ ने कहा, तुम क्या कर रही हो? सारिका ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम था। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और अपना चेहरा वापस स्ट्रेट कर लिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सीरियस दिखने वाला इंसान कोई और ही हो। समर्थ जल्दी से सारिका के पास गया और उसने सारिका को पीछे से गले लगाते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखा और गहरी आवाज में कहा, मैं बहुत थक गया हूँ वाइफी, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। उद्धरण चिन्ह। सारिका ने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हारे सर की मसाज कर देता हूँ, हाँ इससे पहले जाकर शावर ले लो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। तभी समर्थ ने अचानक की सारिका को अपनी गोद में उठा लिया। सारिका ने समर्थ के गले में अपनी बाहें लपेटी और कहा,
ये तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं बाथ लेने जा रहा हूँ। सारिका ने कहा, तो तुम अकेले जाओ ना, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने कहा, क्योंकि आज तुम मुझे बाथ दोगी। ये सुनकर सारिका का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। समर्थ तब तक सारिका को बाथरूम में लेकर आ चुका था। उसने सारिका को नीचे खड़ा कर धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो कौन करेगा वाइफी, ये तो तुम्हें ही करना होगा, आफ्टर ऑल तुम मेरी बीवी हो। ये कहते हुए समर्थ ने अपनी शर्ट निकालकर साइड में फेंकी और सारिका को अपनी तरफ खींच लिया। अब सारिका के हाथ समर्थ की खुली हुई चेस्ट पर थे और वो उसके दिल की धड़कन को साफ महसूस कर पा रही थी। सारिका ने हल्के से समर्थ की चेस्ट पर किस करते हुए कहा, तो मिस्टर हस्बैंड को आज बहुत रोमांस सूझ रहा है। समर्थ ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तो हर पल ही रोमांस सूझता रहता है, पर क्या करे, मेरी वाइफ है ही इतनी रोमांटिक। सारिका ने घूरकर समर्थ को देखा और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे नीचे की तरफ खींचकर उसके होठों पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, यू नो वॉट, मैं तुम्हें अभी साबित कर सकती हूँ कि मैं कितनी अनरोमांटिक हो या फिर कितनी वाइल्ड हो। उद्धरण चिन्ह। समर्थ ने सारिका की आंखों में शिद्दत से देखते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम साबित करो कि तुम कितनी ज्यादा वाइल्ड हो, माय वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सारिका ने समर्थ के होठों को अपनी होठों की कैद में ले लिया और पैशनेटली उसे किस करने लगी। बीते समय में उन दोनों के रिश्ते में काफी सुधार आया था। सारिका अपने अतीत को भूलकर अब समर्थ के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके लिए वो समर्थ से छुपाकर कई सारी थेरेपी ले रही थी जो कि उसके लिए जान का खतरा बन सकती थी, पर समर्थ के प्यार को पाने के लिए वो इस हद तक जाने को भी तैयार थी और उसका नतीजा ये था कि अब धीरे धीरे वो अपनी पुरानी यादों को भूलकर समर्थ के प्यार में खोने लगी थी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शावर के नीचे खड़े थे और अब समर्थ सारिका के नाइट गाउन की शर्ट को उतरकर नीचे फेंक दिया था और वो अपने होठों को सारिका की गर्दन और कॉलरबोन पर फिसलाते हुए उसके चेस्ट के हिस्से को किस कर रहा था, जिससे सारिका की गहरी सांसों की आवाज उसे बाथरूम में गूंज रही थी। 57 दिलों का दर्द और अतीत कोष्टक। इधर बाथरूम से बाहर आने के बाद समर्थ ने सारिका को बेड पर लेटाया। सारिका ने इस वक्त एक वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था, वही समर्थ ने भी एक बाथरोब पहना हुआ था। समर्थ ने सारिका की तरह झुकते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और कहा, सारिका, मैं चाहता हूँ कि हम तब एक हो जब मैं तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो जाऊँ। इससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आगे चलकर तुम्हें हर्ट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ दिल में नहीं, अपनी जिंदगी में भी एक खास जगह दो। मैं तुम्हें हर तरह से जानना चाहता हूँ, तुम्हारे आज से, तुम्हारे भविष्य से और तुम्हारे अतीत से। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही समर्थ ने ये सारी बातें कहीं, सारिका के चेहरे पर जो प्यार के भाव थे अचानक से गायब हो गए और उसका पूरा चेहरा सख्त हो गया। सारिका ने कहा, समर्थ प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो। समर्थ ने एक और बार सारिका के चेहरे को सहलाया और कहा, ठीक है, नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम जब तैयार हो तब तुम मुझे सब बता सकती हो। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा, सारिका। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर समर्थ ने सारिका के माथे पर किस किया और क्लोजेस्ट रूम की तरफ चला गया। सारिका उस तरफ देखती रह गई और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें बह गई। सारिका ने खुद से कहा, कैसे बता दूं समर्थ मैं तुम्हें कि मैं प्यो नहीं हूं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है समर्थ कि मैं अपनी इतनी बड़ी कमी तुमसे बता सकूं। मैं नहीं बता सकती समर्थ में कि मेरे साथ। ये कहते हुए सारिका तकिया में अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी ताकि समर्थ को उसकी आवाज़ सुनाई न दे, लेकिन समर्थ अच्छे से जानता था कि सारिका जरूर अंदर रो रही होगी और इधर अंदर क्लोजेट रूम में समर्थ का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो सारिका से ये सारी बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सारिका को उसके मेंटल टॉर्चर से बाहर लाना चाहता था ताकि सारिका अंदर ही अंदर परेशान होना बंद कर दे। अगर ऐसे ही चला रहा तो शायद एक सारिका जिंदा ही ना रहे और समर्थ के लिए सारिका की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर वो जिंदा रहेगी तो वो उससे कभी भी प्यार कर सकता था, भले ही वो कभी भी उसे पूरी तरह पा ना सके, लेकिन वो सिर्फ उसके साथ उसका हाथ पकड़कर बैठे रहने से भी खुद के दिल को सुकून दे सकता था और यही उसके लिए उसके प्यार की परिभाषा थी। इधर दूसरी तरफ अगली सुबह जब सनम की नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक अनजाने से कमरे में है। ये देखकर सनम पूरी तरह हैरान हो गई। आसपास का इंटीरियर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वाइट ग्रे और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया हुआ वो कमरा एक रॉयल लुक दे रहा था। जिस बेड पर सनम थी वो राउंड शेप का था और इस पर ग्रे कलर की चादर बिछी थी और सनम ने इस समय ब्लैक कलर का एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। सनम ने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो बदले जा चुके थे और इस समय सनम ने सिर्फ एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी। ये सारी चीज देखकर सनम की आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे।
उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो और अब उसे ऐसा लग रहा था कि कल जो उसने शौर्य को अपने करीब पाया था वो सब एक सपना था और उन लड़कों ने सच में उसके साथ कुछ बुरा कर लिया है। इस बारे में सोचते हुए सनम का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मौत। इस बारे में सोचते हुए सनम ने सामने सोफे के पास रखी टेबल की तरफ देखा जिसमें बास्केट के अंदर फ्रूट्स के साथ एक बड़ा सा नाइफ रखा था। सनम ने जल्दी से आगे बढ़कर वो नाइफ अपने हाथ में उठाया और अपनी कलाई की तरफ उस नाइफ को रखते हुए खुद से कहा, हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी, लेकिन अब हम आपके लायक नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सनम ने जैसे ही उस नाइफ को अपने हाथ से खींचकर कलाई काटने की कोशिश की तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नाइफ को दूर फेंका और उसे अपने आगोश में भर लिया। सनम उन बाहों को अच्छे से पहचानती थी। सनम जल्दी से शौर्य से दूर हुई और उसने शौर्य की तरफ देखते हुए रोकर कहा, हमें मर जाना चाहिए प्रधान जी, उन लड़कों ने हमारे साथ। शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, कुछ भी नहीं हुआ है सनम, देखो तुम मेरे साथ हो, कल मैं आ गया था, वो सब एक सपना नहीं था सनम, देखो। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए शौर्य ने बुरी तरह सनम को झंझोड़ दिया था जिससे सनम होश में आई। उसने कहा, आप सच कह रहे हैं, वो सपना नहीं था ना, आपने हमें बचा लिया था ना। शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि वो थोड़ा सा लेट जरूर पहुंचा था लेकिन सनम जिसको देखकर सबसे पहले अपने सेस में आई थी वो शौर्य ही था, इसलिए शौर्य ही उसका सेवियर था। सनम ने आसपास देखकर मासूमियत से पूछा, तो इस समय हम कहाँ हैं, हम घर पर क्यों नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम के बालों में हाथ फेरा और उसे बैग पर वापस बिठाते हुए कहा, हम घर पर ही है, हमारे घर पर, ये मेरा मिला है तुम्हारा और मेरा घर, अब हम यही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, लेकिन क्यों हमें सबके साथ रहना है? माँ पापा चाचा चाचा दादी और समय हमें उन सबके साथ, आप हमें यहाँ क्यों ले आए, हम अकेले नहीं रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने सनम का चेहरा अपने हाथों में भरा और अपनी आंखों में दुनिया जहां की मासूमियत इकट्ठा की जो कि एक सबसे मुश्किल और अनबिलीवेबल काम था और सनम की आंखों में उसी मासूमियत से देखते हुए कहा, क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हमारी शादी को कितना समय हो गया है पर फिर भी हमें अकेले टाइम स्पेंड करने ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि हम साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे और हमारा रिश्ता और मजबूत कर पाएंगे, लेकिन शायद तुम ये चाहती ही नहीं हो। सॉरी, मैं तुम्हें अभी वापस लेकर चलता हूँ और अब मैं कभी दोबारा तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शौर्य ने इतना उदास चेहरा बना लिया जैसे वो कभी भी रो सकता हो और फाइनली शौर्य की यह ब्रिलियंट एक्टिंग काम आए और सनम ने जल्दी से उसके दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, हम रहेंगे ना आपके साथ, हम तो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शौर्य ने सनम का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, पूरी जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपने लाल हो चुके चेहरे के साथ शौर्य को देखा और कहा, हम आपकी पत्नी हैं और 7 जन्म तक हम आपकी ही पत्नी रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी पहले शादी ही नहीं हुई थी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस इंसान की। शौर्य ने गलती से एक ऐसी बात कह दी थी जो कि सनम के दिल के उस कोने तक छू गई थी जहां उसने सिर्फ अपने दर्दों को छुपा रखा था और इसका इफेक्ट ये हुआ कि सनम ने शौर्य को धक्का दिया और दौड़ते हुए बाथरूम में चली गई। वही शौर्य को जब एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा और अब उसे सनम की चिंता भी होने लगी थी। शौर्य ने बाथरूम के दरवाजे पर अपना हाथ मारते हुए कहा, सनम ओपन द डोर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, प्लीज बाहर आओ, मुझसे बात करो, देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। सनम भी कुछ नहीं कहा, वो बाथरूम के अंदर फर्श पर बैठी रोई जा रही थी। हाँ, वो ये कैसे भूल सकती थी कि वो एक विधवा रह चुकी है, उसकी पहले भी किसी से शादी हो चुकी है, भले ही वो 2 दिन की शादी थी लेकिन उसने किसी के साथ 7 फेरे लिए थे, सिंदूर और मंगलसूत्र का दान हुआ था जो कि किसी भी लड़की के लिए सबसे कीमती तोहफा होता है। लेकिन जब से वो शौर्य के साथ शादी में जुड़ी थी वो भूल ही चुकी थी कि उसकी जिंदगी का एक अतीत भी था, एक काला अतीत। लेकिन आज शौर्य के शब्दों ने उसके अतीत को उसकी आंखों के सामने ला दिया था जो उसे अंदर तक खाए जा रहा था। शौर्य ने जल्दी से ड्रॉर से एक स्पेयर की निकली और बाथरूम का डोर ओपन किया और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा। सनम जोर जोर से अपना हाथ नीचे फर्श पर मार रही थी। फर्श जो व्हाइट कलर की टाइल्स से बना था अब लाल दिखने लगा था क्योंकि सनम की हाथ की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में घुस गई थी और इस समय वो फर्श को लाल किए जा रही थी। शौर्य ने जल्दी से आगे बढ़कर सनम का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सनम लुक एट मी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने शौर्य की तरफ नहीं देखा और अपना हाथ जमीन पर मरती रही जैसे वो पागल हो चुकी हो।
शौर्य ने जब सनम की ऐसी हालत देखी तो उसने जल्दी से सनम का चेहरा अपने हाथों में भरा और अपने होंठ सनम के होठों से जोड़कर उसे सॉफ्टली और डीपली किस करने लगा। इस किस में सिर्फ प्यार था, एक ऐसा प्यार जो शौर्य सनम को देना चाहता था, जो उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो सेफ है, वो उसकी है और वो हमेशा उसकी ही रहेगी। और सनम भी उसके इस किस से धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके खून भरे हाथ शौर्य की शर्ट की कॉलर पर कस गए और वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए उस किस को और ज्यादा पैशनेट करने लगी, जैसे वो ये बताना चाहती हो कि शौर्य पर सिर्फ उसका हक है। च 58 सस्पेंस और सस्पेंस कोष्टक शौर्य का विला। सनम इस समय किचन में खड़ी शौर्य और उसके लिए लंच प्रिपेयर कर रही थी। उसके चेहरे पर जो हया की लाली थी वो साफ बता रही थी कि उन दोनों के बीच जो किस हुई थी उससे वो कितना ज्यादा शर्मा रही थी। ये शायद बहुत कम होता था जब सनम खुद शौर्य का साथ देती थी, लेकिन जब भी वो ऐसा करती थी उसे खुद पर ही शर्माती थी। सनम ने खुद से कहा, बस करो सनम, आप कितना ज्यादा शर्माओगी अगर उन्होंने आपको इस तरह देख लिया तो। उद्धरण चिन्ह उसने ये कहा ही था कि शौर्य, जो कि कब से किचन के साइड में खड़ा उसे निहार रहा था, वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने सनम को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगा। कोष्टक सनम ने हैरान होकर अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप कब आए? उद्धरण चिन्ह शौर्य ने कहा, तभी जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उद्धरण चिन्ह सनम ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमें इस तरह मत डराया कीजिए, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? सनम ने बहादुरी से कहा, नहीं, हमें आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह शौर्य ने शरारती नजरों से सनम की तरफ देखा और अपना हाथ सनम की साड़ी से झांक रही खुली कमर में घूमते हुए कहा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह शौर्य के हाथों की छुअन अपनी खुली कमर पर महसूस कर सनम कांप उठी। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह शौर्य ने कहा, देख रहा हूं तुम मुझसे डरती हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह सनम ने कहा, ये कोई तरीका नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह शौर्य ने सनम को अपनी तरफ घुमाया और उसे हल्का सा हवा में उठाकर उसे किचन स्लैब पर बिठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कौन सा तरीका होता है ये देखने का कि तुम बहादुर हो या नहीं, चलो तुम्हारी बहादुरी का टेस्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह सनम ने कंफ्यूज होकर शौर्य ने कहा, किस मी राइट नाउ। सनम ने मुंह खोलकर शौर्य की तरफ देखा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शौर्य ऐसा कह रहा था। सनम ने मुंह बनाते हुए कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शौर्य ने सनम के बालों में हाथ घुमाया और अचानक उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सोचो, अगर तुमने अभी मुझे किस नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें किस करूंगा, और तुम बहुत अच्छे से जानती हो जब मैं तुम्हें किस करता हूं तो तुम सांस भी नहीं ले पाती हो। उद्धरण चिन्ह शौर्य की इस तरह बेशर्मी भरी बातों को सुनकर सनम का चेहरा बुरी तरह लाल हुए जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसके सामने शौर्य खड़े थे और पीछे किचन स्लैब था, वो वहां से भाग ही नहीं सकती थी। सनम ने छोटा सा मुंह बनाकर शौर्य की तरफ देखा और कहा, हमें जाने दीजिए ना। शौर्य ने कहा, मैंने कब कहा मत जाओ, जाओ ना। उद्धरण चिन्ह ये कहकर शौर्य ने अपने आप को सनम की तरफ और ज्यादा झुका लिया। सनम ने कहा, लेकिन आप हमारे सामने इस तरह खड़े हैं कि हम कहीं जा ही नहीं सकते। शौर्य ने कहा, तो तुम जाना चाहती हो, पर मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह सनम ने शौर्य की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, जाने दीजिए, हमें वॉशरूम जाना है। उद्धरण चिन्ह उसकी नाक पर पिंच करते हुए कहा, झूठ। उद्धरण चिन्ह सनम ने कहा, हम झूठ नहीं कह रहे, हमें सच में जाना है। शौर्य ने फिर से उसकी नाक पर पिंच किया और कहा, फिर से झूठ। उद्धरण चिन्ह शौर्य के बार बार उसकी नाक में पिंच करने से सनम के नाक पूरी तरह लाल हो चुकी थी। इस समय वो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही थी। सनम ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, हमें इस तरह नाक पर चिमटी लेना बंद कीजिए, हमें नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह शौर्य ने उसकी नाक को अपनी नाक से सहलाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या पसंद है वाइफी? उद्धरण चिन्ह उसके इतना करीब आने से और उसकी मदहोश सांसों के अपने सांसों में घुलने से सनम खुद भी मदहोश होती जा रही थी। उसने गहरी सांस लेकर शौर्य से कहा, हमें आप पसंद है। जैसे ही सनम ने ये कहा, शौर्य के होंठ अगले ही पल उसके होठों से जा मिले और सनम ने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ एक होटल के सामने शकुंतला देवी रुकी और उसने उस होटल का नाम पढ़ते हुए खुद से कहा, वक्त आ गया है सब कुछ तबाह कर देने का, बर्बाद कर देने का, उस सनम को बर्बाद कर देने का। उद्धरण चिन्ह ये कहते हुए वो जल्दी से होटल में चली गई और एक रूम के सामने रुककर शकुंतला देवी ने उस रूम का डोर खटखटाया। अंदर से दिल दहलदा देने वाली और जानलेवा आवाज सुनाई दी, बाहर कौन है? शकुंतला देवी ने कहा, मैं हूँ। उस आवाज को पहचानते ही सामने वाले इंसान ने दरवाजा खोल दिया।
शकुंतला देवी के सामने हट्टा कट्टा इंसान खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उसके आंखों के किनारे पर एक बड़ा सा कट का निशान था जो कि अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसका स्कार वहां रह गया था जिस कारण वो आदमी और ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। उसके एक कान में सोने की बाली थी और उसके हाथों में एक सोने की घड़ी थी। इस समय वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक और क्रूर दिख रहा था। शकुंतला देवी ने आगे बढ़ाकर उस आदमी को गले लगा लिया और कहा, मैंने तुझे बहुत याद किया। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने भी शकुंतला देवी को गले लगाया और कहा, मैंने भी आपको बहुत याद किया। शकुंतला देवी उसे अंदर ले गई। उन्होंने कहा, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें बनानी है, बहुत कुछ है जो तेरे यहाँ से जाने के बाद बदल गया, लेकिन अब हमें सब जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा क्योंकि जल्दी ही वो लड़की अब 23 की होने वाली है और तू जानता है ना, जब वो 23 की होगी तब क्या होगा। उस आदमी ने कहा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब देखिए बाजी किस तरह मेरे हाथ में वापस आती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो हंसने लगा। शकुंतला देवी भी उसका साथ देते हुए जोर जोर से हंसने लगी। शकुंतला देवी ने कहा, बहुत शौक है ना खुश होने का, अब आएगी उसकी खुशियों में दरार। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उनके होठों पर कुटिलता भरी मुस्कान थी। इधर दूसरी तरफ रिया अपने घर में बैठी हुई थी। रिया ने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, मॉम क्या आप मुझे एक बार उनकी तस्वीर दिखा सकती है। उद्धरण चिन्ह। रिया की मॉम सुनैना ने कहा, तुम बार बार उनकी तस्वीर देखने के लिए क्यों मांग रही हो, पिछले 2 दिन पहले भी तुमने यही कहा था कि तुम्हें उनकी तस्वीर देखनी है। रिया ने झिझकते हुए कहा, वो मॉम मुझे कुछ कंफर्म करना है। उद्धरण चिन्ह। सुनैना ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, मॉम एक बहुत बड़ी बात मुझे पता चली है, बस मैं उसके कंफर्म होने का इंतजार कर रही हूँ। सुनैना ने जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रॉर से एक तस्वीर निकाल कर लाकर रिया के हाथ में देकर कहा, देखो ये तस्वीर है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने जल्दी से वो तस्वीर हाथ में ली जिसमें एक औरत हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। उसके गले में मोतियों की माला थी और उसके लंबे बाल सीधी रेखा में बिखरे हुए थे जिनके बीच में गहरा सिंदूर भरा था। वो औरत सादगी और खूबसूरती का एक बहुत सुंदर मेल दिख रही थी। सुनैना ने कहा, सच में दीदी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उद्धरण चिन्ह। रिया ने अपना फोन निकाला और एक तस्वीर को अपनी मॉम को दिखाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता ये लड़की उनके जैसी ही दिखती है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही सुनैना ने वो तस्वीर देखी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। रिया ने कहा, मोम आप इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो रही है, मैं इसीलिए आपको इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। सुनैना ने कहा, ये कहाँ है, मुझे इससे मिलना है, प्लीज मुझे इसे मिलवा दो, ये वही है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, इस बात को लेकर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने DNA टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है और जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सुनैना ने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, ये मेरे कॉलेज में है लेकिन फर्स्ट ईयर में है, इसे देखते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा इससे बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन जब मैंने ध्यान से इसका चेहरा देखा और मुझे याद आया कि इसका चेहरा तस्वीर में मौजूद इस इंसान से मिलता है तो मैं कंफर्म हो गई कि ये वही है, लेकिन कुछ डाउट से जो मुझे क्लियर करने थे। उद्धरण चिन्ह। सुनैना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम्हारे पापा को इस बारे में बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, कल बता दीजिएगा, आज रिपोर्ट आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सुनैना ने हाँ में से हिलाया और फिर वो दोनों बैठकर उस औरत के अतीत के बारे में बातें करने लगी। इधर एक मिलिट्री हॉस्पिटल में सृष्टि अपने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देख रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। रिपोर्ट 99.9% पॉजिटिव आई थी। ये देखकर सृष्टि का शरीर कांप सा उठा था। सृष्टि ने कहा, ये कैसे हो सकता है, आखिर ये हो कैसे सकता है, वो तो मर गई थी, तो क्या ये सब एक साजिश थी, तो फिर क्या माँ भी जिंदा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सृष्टि का शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखों से एक के बाद आंसू गिरते जा रहे थे। सृष्टि ने कहा, नहीं अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं उसे वापस लाकर रहूंगी, भले इसके लिए मुझे उसे शौर्य प्रधान से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़ जाए। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग ना जाने किस बारे में बात कर रहे थे, पर यह बात तो कन्फर्म थी कि ये सारी कड़ियाँ सनम से जुड़ी हुई थी। कल मिलते हैं। वैसे सस्पेंस बढ़ते जा रहा है लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब सामने आ जाएगा। च 59 किडनैप कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सनम और शौर्य एक दूसरे को समझने के लिए साथ में ही रहने लगे थे। वहीं इन सब के बीच रिया और सृष्टि की कोई खबर नहीं थी, ना ही वो दोनों दोबारा सनम से मिली थी।
निहारिका और सनम का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। शकुंतला देवी भी काफी ज्यादा शांति थी और समर्थ और सारिका के बीच एक अनचाही सी दीवार बन गई थी, जिसे समर्थ कई बार मिटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सारिका उससे खुद ही दूर हो जाती थी, जैसे वो उसे अपने अतीत से रूबरू ही नहीं कराना चाहती हो। आज सनम जब कॉलेज से घर जा रही थी तभी अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई। सनम अपनी स्कूटी के पास खड़ी परेशान सी उसे देख रही थी। सनम ने आसपास देखा, इस समय वो एक जंगल में थी। सनम और शौर्य का विला शहर से थोड़ी दूर था, जहां पर उनके विला के अलावा और कोई घर नहीं था, इसलिए वो नेचर के काफी करीब था। सनम को भी वो जगह काफी पसंद थी, लेकिन वहां से ट्रांसपोर्ट काफी दूर था, इसलिए उन्हें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। सनम ने खुद से कहा, अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, प्रधान जी को कॉल लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सनम ने जल्दी से शौर्य को कॉल लगा दिया, लेकिन शौर्य का फोन अनरीचेबल दिख रहा था। सनम ने शौर्य का नंबर कट किया और फिर विला के सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाने लगी, लेकिन अचानक उसके फोन का नेटवर्क चला गया। ये देखकर सनम कंफ्यूज हो गया और अपने फोन की तरफ देखने लगी। उसके फोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा था। सनम ने हैरान होकर आसपास देखा, इस जगह पर नेटवर्क टावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि शौर्य यहाँ आसपास ही रहता था, इसलिए उसने यहाँ पर इस तरह के नेटवर्क टावर सेट करवाए थे जिससे उसे कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि वो लोग जंगल के पास रहते थे। सनम ने खुद से कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो कभी नेटवर्क कट नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। सनम खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी व्हाइट कलर की लग्जरियस कार उसके सामने आकर रुकी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों सनम को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। सनम जल्दी से मुड़ी और वापस अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और एक शख्स कार से बाहर आया। उस इंसान ने कार के जैसे ही सफेद रंग के कपड़े पहने थे, उसके एक कान में सोने की बाली थी और वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए बाहर आ रहा था। जैसे जैसे वो इंसान बाहर आ रहा था, जंगल का वो शांत माहौल अचानक से काले तूफान से भर उठा था और वहां की शांति मौत से भी बदतर लग रही थी। सनम ने अब तक उस इंसान को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी पीठ दूसरी तरफ थी और वो अपनी गाड़ी में कुछ ढूंढ रही थी। उस इंसान ने जल्दी से जाकर सनम की कमर में हाथ डालकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे याद किया। इस आवाज और इन शब्दों को सुनकर सनम का दिल पूरी तरह कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। सनम जल्दी से पीछे मुड़ी और हैरानी के कारण उसकी बड़ी बड़ी गहरी समुद्र से नीली आंखें और ज्यादा बड़ी हो गई। उसे अपने सामने खड़ी हकीकत पर विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ये सच भी हो सकता है। सनम ने अपने कांपते हुए होठों से कहा, सूर्यभान। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ब्रिजवासी ने सनम के चेहरे को अपनी एक हाथ में पकड़ा और उसके गालों को मसलते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अपने पति का नाम नहीं लेते सनम, सूर्यभान ब्रिजवासी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सूर्यभान जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस खतरनाक माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। सनम तो उसकी हंसी की आवाज सुनते सुनते पैनिक होने लगी और अचानक की उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। सूर्यभान ने जब देखा कि सनम जमीन पर बेहोश पड़ी है तो उसने अपनी एक घुटने के बाद बैठकर सनम के चेहरे पर अपने उंगलियों के छापे निशानों को छूते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी तुम कैसे बेहोश हो सकती हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सूर्यभान ने बेरहमी से सनम का एक हाथ पकड़ा और उसे उसी तरह सड़क से घसीटते हुए अपनी कर में ले जाकर सेट की जगह करके सीट के नीचे वाले हिस्से पर फेंक दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। इधर दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी उस रिपोर्ट को घूरे जा रही थी जो उसके हाथ में थी। उसने काफी दिनों पहले से इस रिपोर्ट को कलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसने अभी तक अपने मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया था। रिया ने गहरी सांस ली और अपने मॉम के कमरे में चली गई। अंदर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके डैड लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे और उसकी मॉम बेड पर बैठी कपड़ों को तय कर रही थी। रिया ने कहा, मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। रिया के डैड हर्ष और मॉम सुनैना जल्दी से खड़े हुए और उन्होंने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ रिया बेटा, क्या बात है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने एक नज़र अपनी मॉम को देखकर उस रिपोर्ट को अपने डैड के हाथ में रख दिया। हर्ष ने सवाल भरी नजरों से रिया को देखा और फिर रिपोर्ट पढ़ने लगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ लेने के बाद उन्होंने कहा, क्या क्या ये सच में वही है, मुझे बताओ वो कहाँ है, तुमने अब तक हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया था। उद्धरण चिन्ह। सुनैना ने हर्ष को शांत करते हुए कहा, उसने मुझे बताया था पर वो कंफर्म नहीं थी, शायद इस रिपोर्ट अभी मिली होगी। रिया ने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि उसे रिपोर्ट कब से मिल चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी शायद उसके डैड कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। अगर मैं उसे और ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहती थी
खास करके ये जाने के बाद कि सनम किस तरह की लाइफ जी रही है। वो जानना चाहती थी कि सनम किसके साथ रह रही है, लेकिन वो अभी तक भी इस बारे में पता नहीं कर पाई थी, क्योंकि शौर्य के गार्ड्स बहुत ज़्यादा स्किल है और शौर्य की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी। इसलिए कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा था कि सनम का बैकग्राउंड आखिर क्या है या फिर वो किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए फाइनली रिया ने अपने मॉम डैड को इस बारे में बताने का फैसला कर लिया था। रिया ने कहा, डैड, इसका नाम सनम है। ये सुनते ही हर्ष की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस फोटो पर हाथ फेरा जो उसे रिपोर्ट के साथ रख थी और कहा, सनम मेरी बच्ची कितने समय से हमसे दूर थी, अब मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, चलो हम अभी उसे वापस लेकर आते हैं। ये कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, चलिए मैं आपको उसके घर ले चलती हूँ। ये कहकर वो अपने मॉम डैड के साथ शौर्य की विला के निकल गई। शौर्य की विला पर पहुंचने के बाद रिया ने देखा कि बाहर वही लड़की खड़ी थी जिसने उस दिन सनम को उन गुंडों से बचाया था और मार मार कर उतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो शायद मर ही जाते। सृष्टि ने जब रिया को वहां देखा तो वो भी कंफ्यूज हो गई। रिया ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने बिना किसी भाव के कहा, मैं सनम से मिलने आई हूँ और तुम? उद्धरण चिन्ह। रिया ने कहा, मैं भी उससे ही मिलने आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स जो पहले से ही सृष्टि से परेशान थे, जब उन्होंने रिया को वहां देखा तो वो और परेशान हो गए। उन्होंने कहा, प्लीज आप सब यहाँ से चले जाए, हमारे सर और मैडम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हर्ष जल्दी से आगे आया और उसने अपना कार्ड गार्ड को देते हुए कहा, ये कार्ड अपने सर को जाकर दीजिए और कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने उस कार्ड लिया और उस कार्ड पर लिखे नाम को पढ़कर एक पल के लिए वो हैरान हो गया, फिर जल्दी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसने हर्ष, रिया और सुनैना को अंदर आने को कह दिया। सृष्टि भी अंदर जाना चाहती थी लेकिन गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद गार्ड का फोन दोबारा बजा और दूसरी तरफ से सृष्टि को भी अंदर भेज देने को कह दिया गया, जिसके बाद सृष्टि भी अंदर दाखिल हो गई। हाल में वो सभी लोग बैठे थे। माहौल बहुत ज्यादा गंभीर था। शौर्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी और उसके हाथों की नशे तनी हुई थी। वही हर्ष जो एक के बाद एक सवाल किए जा रहे थे और सुनैना आसपास नजरें घूमकर उस जगह को देख रही थी जो कि उनके विला से 10 गुना ज्यादा बड़ी और ज्यादा लग्जरियस थी। शायद सनम अपने खुद के परिवार से भी ज्यादा अमीर थी, या यूं कहा जाए कि उसका परिवार शो ऑफ नहीं करता था। वही शौर्य सनम को हर वो चीज देना चाहता था जो उसका सपना रही थी और उनमें से एक था ये विला था। कल मिलते हैं एक नए धमाके के साथ और सनम के नए रूप के साथ, तो कल का चैप्टर मिस मत करना। ऑप्शन 60 सूर्यभान और सनम का सामना। हर्ष ने एक और बार गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर प्रधान, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, सनम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने अपनी सख्त आवाज में कहा, उसका किडनैप हो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही सभी लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। सृष्टि जल्दी से उठी और उसने आगे बढ़कर शौर्य की शर्ट का कॉलर खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सनम किडनैप हो गई हो और तुम अभी भी इतनी शांति से यहाँ बैठे हो? अभी के अभी सनम को ढूंढ कर वापस लाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने बिना किसी भाव की सृष्टि को देखा और कहा, और तुम किस हक से कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, उसकी बहन होने के हक से। ये सुनकर शौर्य की आंखें गहरी हो गई, लेकिन उसने अपनी हैरानी अपने चेहरे पर आने नहीं दी। वहीं हर्ष, सुनैना और रिया भी हैरान हो गए थे और अब उन्होंने ध्यान दिया था कि सच में सृष्टि का फेस सनम से काफी मिलता था, काफी ज्यादा। बस उसकी आंखें काले रंग की थी और सनम की नीले रंग की, और उन दोनों के बालों का कलर भी अलग था। जहां सनम के बाल गहरे काले रंग के थे, वही सृष्टि के बाल हल्के गोल्डन और ब्राउनिश थे। इससे पहले कि कोई आगे कुछ का पाता मिलन जल्दी से अंदर है, उसने कहा, सर, हमने मेमे का फ़ोन ट्रैक कर लिया है। वो इस समय यहाँ नहीं है, उन्हें यहाँ से कहीं ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इस समय वो एक शिप में है जो कि शहर से काफ़ी दूर जा चुका है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, तैयारी करो, हम अभी वहाँ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिलन ने कहा, हमने पहले ही तैयार कर ली है, बस आपका वेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। शौर्य उठकर खड़ा हुआ और बाहर जाने को हुआ, तभी रिया और सृष्टि दोनों उसके सामने आ गई और उन दोनों ने एक साथ कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। शौर्य ने कहा, नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है, मैं तुम दोनों को वहाँ नहीं ले जा सकता, और वैसे भी वो मेरी वाइफ है, इसीलिए मुझे पता है कि उसकी केयर कैसे करनी है। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपको ये पता होता तो आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसी होती। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि ने कहा, अगर तुम्हें पता होता तो तुम मेरी बहन की सेफ्टी का ध्यान रखते, खास करके जब उसके साथ पिछला हादसा हुआ था उसके बाद तो कम से कम तुम्हें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह।
शौर्य ने घूरकर दोनों लड़कियों को देखा जो उसे जाने नहीं दे रही थी और हर बीतते पल के साथ उसकी टेंशन भी बढ़ते जा रही थी, जिस कारण उसका गुस्सा भी सीमा पार कर चुका था। शौर्य ने अपने गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, इन सभी लोगों को पकड़ो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स जल्दी से आगे आए और उन्होंने सभी लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद शौर्य अपने पैर पटकते हुए बाहर चला गया और बाकी सब उसे हैरानी से देखते रह गए। बाहर उसकी जेट तैयार खड़ा था। शौर्य जल्दी से उस जेट में बैठा और उसके बाद वो जेट हवा में उड़ता हुआ आगे की तरफ गायब हो गया, जिस दिशा में सनम जा रही थी। वहीं एक छोटे से शिप में सनम के हाथ पैर बांधकर उसे अंधेरे कोने में फेंक दिया गया था और सामने एक चेयर पर एक आदमी बैठा था। शिप के चलने के कारण वो चेयर थोड़ी हिल रही थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर स्थिर भाव थे। उसे आदमी के बगल में ही एक औरत भी बैठी थी जिसने नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी। उस औरत ने कहा, तारानकन बेटा, तुझे क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने कहा, क्या करना चाहिए का क्या मतलब है माँ? ये मेरी बीवी है और इसे मेरे साथ ही रहना होगा। बहुत शौक है ना इसे दूसरी शादी करने का। लगता है इसके शरीर में बहुत ज्यादा आग है। कोई नहीं, मैं इसकी सारी आग बुझा दूंगा और इसकी जिंदगी का दिया भी। जरा मैं भी तो देखूं, शौर्य प्रधान जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन, एक लड़की जो कि विधवा है और अब जो कि सच में अपने पति के हाथों बर्बाद होने वाली है, उसे दोबारा अपनाता है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन सूर्यभान तुम जानते नहीं हो वो शौर्य प्रधान इस लड़की के पीछे पागल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने हंसते हुए कहा, नहीं मन, ऐसा नहीं होगा। उस शौर्य प्रधान ने इससे शादी इसीलिए की थी क्योंकि ये कुंवारी थी और कुछ ज्यादा ही खूबसूरत भी, पर जब उसे पता चलेगा कि ये अपने पहले पति के हाथों अपनी इज्जत लूटाकर आ गई है तो फिर वो इसे क्यों अपनाएगा? उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने कहा, लेकिन सूर्यभान ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, तारानकन बस माँ, वैसे भी ये तो जिंदा रहने ही नहीं वाली है। क्या आप भूल गए हो अगले हफ्ते इस खूबसूरत सी लड़की का जन्मदिन है और जन्मदिन के तोहफे में हम इसे देंगे मौत। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सूर्यभान जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ शकुंतला देवी भी। शकुंतला देवी ने कहा, लेकिन बेटा जो भी हो, अगर तू उन 2 सालों में गायब नहीं होता तो हमें इतनी परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ता, ना ही ये लड़की हमारे हाथ से निकलती। उस समय तो हालत इतनी बिगड़ गए थे कि मैं चाहकर भी कुछ रोक नहीं पाए और इसकी शादी उस शौर्य प्रधान से हो गई। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने कहा, भी उसे समय तो मेरा जाना जरूरी था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ पलटेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने वो सब हासिल कर लिया है जिससे मैं उस शौर्य प्रधान को चींटी की तरह मसल सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने सूर्यभान की बलाई उतारते हुए कहा, हाय मेरा प्यारा बेटा, मैं जानती थी तू कभी अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने कहा, बिल्कुल माँ, वैसे मेरा वो छोटा भाई कैसा है? शकुंतला देवी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, वो तो अपनी बीवी का गुलाम बना हुआ है और वैसे भी हमें उससे क्या लेना देना, वो कौन सा तुम्हारा सगा भाई है? उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने कहा, लेकिन माँ, अगर वो नहीं होता तो मैं ये सब हासिल कैसे कर पाता? आखिर उसने ही तो हमारे ब्रिजवासी खानदान के बिजनेस को बचा रखा है, थोड़ी तो इज्जत कर लो उसकी। शकुंतला देवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो सूर्यभान, तुम भी अच्छे से जानते हो कि वो कौन है। ये सुनकर सूर्यभान हंसने लगा। उसने कहा, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो आपके जेठ का लड़का है, यानी मेरे बड़े पापा का, जिसे आपने खुद अपने हाथों से मार डाला था। उद्धरण चिन्ह। शकुंतला देवी ने कहा, करती भी क्या? वो आदमी सारी जायदाद उस लड़के के नाम जो करने वाला था, जबकि तू उससे बड़ा था और मैं किसी भी कीमत पर यह होनी नहीं दे सकती थी। उद्धरण चिन्ह। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सनम हल्की सी कसमसाए और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। सनम ने देखा कि वो इस समय एक झूलती हुई सी जगह पर लेटी हुई है और उसके सामने 2 ऐसे शख्स बैठे हैं जिनसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ करती थी। सबसे ज्यादा तो उस औरत से जो कि अभी उसे घूर कर देख रही थी। शकुंतला देवी उठकर खड़ी हुई और उन्होंने आगे बढ़कर सनम के बालों को खींचते हुए कहा, मेरी प्यारी बहू, तुम उठ गई? कितनी देर लगा दी उठने में? अब उठ गई हो तो जरा अपने पति की थोड़ी सेवा भी कर लो, देखो वो तुमसे 2 साल बाद मिलने आया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए शकुंतला देवी हंसते हुए बाहर चली गई और सनम को छोड़ गई उस हैवन के पास जो हैवानियत भरी नजरों से उसे घूरे जा रहा था। शकुंतला देवी के वहां से चले जाने के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। सूर्यभान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने सनम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सनम, जिसका दुपट्टा ना जाने कहां गायब हो गया था और जिस कारण उसकी चेस्ट का काफी हिस्सा उसके सूट के बड़े गले के कारण शो हो रहा था, उसे देखते हुए सूर्यभान ने अपनी गर्दन में हाथ फेरा और कहा,
बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। प्यारी बीवी, क्या तुम्हें अपनी पति की बिल्कुल याद नहीं आए और उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, जो तुमने दूसरी शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? सनम ने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें नहीं पता था कि आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा थे तो आप वापस क्यों नहीं आए और आपने अब हमें यहाँ क्यों लाया है? हमें जाने दीजिए यहाँ से, हमें प्रधान जी के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने सनम के चेहरे को पकड़ा और उसके जबड़े पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा लिए देखते हुए कहा, खबरदार जो उस आदमी का नाम अपनी जुबान पर लाया, भूलो मत, तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, सूर्यभान ब्रिजवासी की पत्नी। उद्धरण चिन्ह। सनम ने रोते हुए कहा, झूठ, हम आपकी पत्नी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सूर्यभान का गुस्सा जैसे उसके सिर पर सवार हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ सनम के चेहरे पर मारा, जिससे सनम उसे लोहे के फर्श पर गिर गई और उसके माथे और होठों की कोने से खून बहने लगा। सूर्यभान ने एक जोरदार लात सनम के पेट में मारी और कहा, बेशर्म औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये कहने की तू अपने उस दूसरे पति के पास जाना चाहती है? लगता है वो तुझे काफी पसंद आ गया है। रोक, अभी तेरी पसंद को तार तार करता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सूर्यभान अपना हाथ आगे बढ़ाकर शर्म की सूट की एक बाजू पकड़ी और एक ही झटके में उसे फाड़ दिया। सनम का एक हाथ अब पूरी तरह खुला हो चुका था और उसकी गोरी स्क्रीन सूर्यभान को नजर आ रही थी। फिर सूर्यभान ने हल्का सा हाथ और आगे बढ़कर सनम के सूट के कपड़े को भी खींचा, जिससे वो भी थोड़ा फट गया और अब सनम का इनरविया भी साफ नजर आ रहा था। सूर्यभान ने सनम की गर्दन नीचे उसके कॉलर बोन के आसपास बने उन लव बाइट के निशान को देखा और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सनम को उसकी गर्दन से पकड़कर खड़ा किया और उसे दीवार से सटाकर हवा में ऊपर उठाते हुए कहा, लगता है उसने तो तुझे छू भी लिया है। कहाँ तक छुआ है उसने तुझे? क्या उसने तुझे यहाँ छुआ है या फिर यहाँ? ये कहते हुए सूर्यभान अपने हाथों से सनम को जगह जगह छूने लगा, जिससे सनम को काफी ज्यादा घिन महसूस हो रही थी। सनम छटपटाते हुए सूर्यभान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। सूर्यभान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने नाजुक से शरीर के साथ मुझसे लड़ाई कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। सनम ने अपनी आंखों में गुस्सा लिए सूर्यभान को देखा और कहा, पहले हमें लगता था कि आप हमारे पति हैं और आपकी मौत का हमें शोक मनाना चाहिए, लेकिन अब हमें लगता है कि आपको मार ही जाना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। सूर्यभान ने कहा, क्या कहा तूने? फिर से कह। सनम ने इस बार कुछ कहा नहीं, बल्कि अपना एक पैर हल्का सा ऊपर उठाकर सूर्यभान के पैरों के बीच बीच एक जोरदार लात मारी, जिससे सूर्यभान दर्द से तड़पते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे। वही सनम अब जमीन पर बैठी जोर जोर से खांस रही थी। सनम ने जब देखा सूर्यभान अभी भी वैसे ही बैठा अपने दर्द को सह रहा है, तो वो उठकर खड़ी हुई। सनम ने साइड में पड़ी एक लोहे की रोड उठाकर सूर्यभान की तरफ बढ़ते हुए कहा, हमारे शरीर को छूने की कोशिश करोगे तुम? हम अभी तुम्हें बताते हैं कि अगर किसी लड़की में हिम्मत आ जाए तो वो क्या कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सनम ने उस लोहे की रोड को इस तरह से सूर्यभान के सिर पर मारा कि उसके सिर के हर कोने से सिर्फ खून की धारा बहने लगा। उसके लंबे बाल जो उसके कान के नीचे तक आते थे अब खून से सन चुके थे और उसके चेहरे पर खून की बूंद को साफ देखा जा सकता था। सूर्यभान को चक्कर आने लगे थे। सनम ने सूर्यभान के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, तुम्हें क्या लगता है हम कौन है? हमारा नाम सनम है और हमें ऐसे ही कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इतने सालों तक हम तुम्हारी माँ के अत्याचार सिर्फ इसीलिए सहते रहे क्योंकि हम उनकी इज्जत करते थे, सांस मानते थे उन्हें हम, और अब जब हमने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है तो हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं मानते। जान लेने से पहले एक बार सोचेंगे भी नहीं हम तुम लोगों की। ये कहते हुए सनम ने सूर्यभान को जमीन पर फेंका और वो जमीन लहूलुहान हो गई। सनम का ये रूप देखकर सूर्यभान काफी हैरान हो गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सनम है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था और इसके बारे में उसने कई बार उसकी माँ की भेजी हुई वीडियो में देखा था कि वो कितनी ज्यादा डरपोक और नाजुक है। पर सूर्यभान ये भूल गया था कि सनम की असली पहचान क्या है और खून जब अपने उबार पर आता है तो वो अपनी पहचान को साबित करने के लिए वो जरूर कर देता है जो कि उसकी पहचान से जुड़ा हुआ होता है। अंदर हो रहे शोर को सुनकर शकुंतला देवी भी अंदर आए और उन्होंने जब सनम के उस पीले रंग के सूट को खून से सना देखा तो एक पल के लिए उन्हें खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने अपने बेटे को जमीन पर तड़पता हुआ देखा तो वो हैरान हो गई। शकुंतला देवी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा। उद्धरण चिन्ह। सनम मुड़ी और उसने शकुंतला देवी की तरफ अपनी आक्रोश भरी आंखों से देखते हुए कहा, आप ही आए, हमें आपसे भी बात करनी है। आपने हमें अपने इस हवसी बेटे के साथ उसकी हैवानियत को जीने भेजा था ना, अब हम आपको बताते हैं कि हैवानियत क्या होती है।
ये कहते हुए सनम ने शकुंतला देवी की साड़ी का एक कोना पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। साड़ी की पीन खुल जाने से शकुंतला देवी के कंधे पर वो पीन घुस गई और घसीटते हुए नीचे की तरफ आने से वहां एक गहरा घाव बन गया और शकुंतला देवी की चीख निकल गई। सनम ने शकुंतला देवी का गला पकड़ा। शकुंतला देवी ने कुंदन का हार पहना हुआ था और सनम ने उस हार को अपने हाथों में दबाकर शकुंतला देवी के गर्दन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, औरत कहती है ना आप खुद को, तो क्या अगर ये आपके साथ या आपकी बेटी के साथ हो रहा होता तो आप उस हैवान को ये करने देती। ये कहते हुए सनम की पकड़ उनकी गर्दन पर कसती जा रही थी और वो कुंदन शकुंतला देवी की गर्दन में धंसते जा रहे थे, जिससे उसकी गर्दन से खून रिसने लगा था और उनकी नारंगी रंग की साड़ी अब लाल होने लगी थी। शकुंतला देवी ने हकलाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। सनम ने कहा, हम आपको बता रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा नाम सनम है, जानती है ना आप। उद्धरण चिन्ह। कल मिलते हैं, बाय।